लेकिन जो कलंक का भाव है मानसिक रोगों के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, इवन आप देखिए कि हमारी ब्रांच ही स्टिग्मेटाइज है। अरे यार पागलों का डॉक्टर हो गया, कि आधी समस्याओं का जो रूट कॉज है जहां पर गैर वैज्ञानिक बातें होती हैं, एक्सेप्ट करना और करवाना, इन सबसे भी ऊपर उठ करके घर वालों को या परिजनों को ध्यान देना चाहिए कि मुझे इसकी हेल्प कैसे करनी। समझाइश के बजाय सुनना ज्यादा बेहतर होता है। आपस में बात करते हैं तो ये हमेशा ही क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता कि सामने वाला डिप्रेशन में है। तो अगर आपको ग्रॉस पर्सनालिटी में किसी के डिफरेंस दिखना शुरू हो, कि जैसे मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, और वो बंदा आपको इंट्रोवर्ट दिख रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, कटा कटा सा रह रहा है, रेड फ्लैग्स। एजुकेटेड पॉपुलेशन, उसमें डिप्रेशन दुख के फॉर्म में प्रेजेंट ना होकर के इरिटेबिलिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और डिप्रेशन हमारे सामने हंसता हुआ आ सकता है। डिप्रेशन हमारे सामने एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन के रूप में दिखाई दे सकता है। कई बार स्टिग्मा का भाव हो सकता है कि नहीं यार मुझे तो बताना ही नहीं। कई बार ऐसे होते हैं लोग घर वालों के सामने आए, बोले हम तो सर कुछ नहीं है, और चले गए, नहीं ये सर मेरा राइट है, ह्यूमन राइट है, मैं आपका दवा नहीं लूंगा और जा रहा हूँ। अगले दिन अकेले आते हैं, सर वो मैं घर वालों को बताना नहीं चाह रहा था कि प्रॉब्लम है। मान लीजिए जैसे कोटा में ही 2024 में ही ऑलरेडी 12 सुसाइड्स हो चुके हैं, मगर वो बच्चे बोल नहीं पाए कि ये नहीं हो रहा। तो वो फैमिली उसे सिखा ही नहीं पाई कि बच्चा बोले कि मुझे तैयारी नहीं करनी है, मैं छोड़ के आ रहा हूँ कोटा, लेकिन उसने मरना ज्यादा आसान समझा। और जो सबसे बड़ा जो सुसाइड का कॉज है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। फिर से थैंक्स बोल रहा हूँ कि आपने आज जिस तरीके से चीज़ों को एडमिट किया, अगर ये करेज हमारे पास में डेवलप हो जाए तो उस टाइम पे पेरेंट्स को क्या जनरल मेजर्स लेने चाहिए टू एंश्योर कि हमारा बच्चा सही सलामत है, कोई गलत कदम ना उठाए। इंडियन women contribute to 36% of the suicides globally. ऐसे समाज में क्यों नहीं होंगे पुरुषों के सुसाइड? इतना स्टिग्मेटाइज है। बच्चों और सोशल मीडिया के लिए आपका रिकमेंडेशन क्या है? व्हाट इज द हेल्दी यूज? तो हर टाइप की कहानी आ जाती है कि इसको माता चढ़ गई, ये हो गया। एक इंजीनियर पति पत्नी मेरे पास आए, जिसमें हस्बैंड उसके इन-लॉज बाहर बैठे हुए थे और वो उसके साथ में ओझा अश्लील हरकतें उस रूम के अंदर कर रहा था। उसके बाहर उसके हस्बैंड सास ससुर बैठे हुए थे। तो सर क्या पॉर्न देखना गलत बात है फिर, या मास्टरबेशन क्या गलत चीज़ है? मेरे पास आप बिलीव नहीं करेंगे, एक 16 साल 17 साल का बच्चा सिर्फ इसलिए आया था अपने लिए सेक्स उत्तेजक दवा लिखाने के लिए। भाई क्यों चाहिए सर? मुझे यही चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? सर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है। तो उन्होंने आके बोला अच्छा तुझे माता आई है ना, मुझे पिता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 1 लाख में से 12.4 सुसाइड्स होती हैं? ये वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। मेंटल हेल्थ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी से, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं। हम दंग रह गए हमारे डिस्कशन से, क्योंकि डॉक्टर त्रिवेदी ने हमें ऐसे ऐसे केसेस के बारे में बताया जहां पेशेंट के रिलेटिव्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो पर्टिकुलर मेंटल डिजीज से सफर कर रहा है। उन्होंने वार्न भी किया, उनके वार्निंग को इवेड करके उन्हें बाद में पता चला कि आदमी डिप्रेशन में था और उन्होंने सुसाइड कर ली। ऐसे पर्टिकुलर केसेस भी आपको इसमें सुनने को मिलेंगे। ये पर्टिकुलर एपिसोड आई ओपनिंग होने वाला है सबके लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब ये पर्टिकुलर एपिसोड देखें। डॉक्टर त्रिवेदी ने हमें ये भी बताया कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जिस प्रोफेशन के लोग हैं वो खुद ही डॉक्टर्स हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स खुद ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना कम समझते हैं। हमने डॉक्टर त्रिवेदी से ये पूछा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि सामने वाला डिप्रेशन में है, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं एंड क्या किया जा सकता है उसको ओवरकम करने के लिए। हमने ये भी बात किया कि क्यों इंडिया में पर्टिकुलरली ये इशू इतना ज़्यादा है एंड ग्लोबल लेवल पे इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। ऐसी हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हमारी मेंटल वेलबीइंग रहे। ऑन अ पर्सनल लेवल एंड अ नेशनल लेवल भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमने डॉक्टर त्रिवेदी से डिस्कस किया। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, या मे बी आप खुद सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपके पर्टिकुलर रिलेटिव कोई ऐसा है या दोस्त ऐसा है जो जिसको मे बी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, चाहे आप जिस कैटेगरी में भी हो, आपके लिए ये एपिसोड देखना जरूरी है। ये आपके लिए मस्ट वॉच है। सर जैसा आपने कहा कि मेंटल हेल्थ को अभी भी लोग छूना नहीं चाहते। एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये पाया गया कि 1 in every 20 इंडियंस को कभी ना कभी लाइफ में डिप्रेशन का चांस होता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, करियर प्रेशर है, हेल्थ प्रेशर है, कुछ भी है। बट उसमें से सिर्फ 1 या 2% ही उस चीज़ को ट्रीट कर पाते हैं या उस चीज़ को ट्रीट करना ज़रूरी समझते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारा ब्रेन भी
हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है। अगर आज हमारी बॉडी में कोई दिक्कत होती है, हम मेडिकल एडवाइस सीख करने के लिए डरते नहीं है, फटाफट पहुंचते हैं। बट हम अपनी ब्रेन को, हम अपने मेंटल हेल्थ को उतना समझ ही नहीं पाते हैं कि अगर कुछ गलत लग रहा है, सही नहीं लग रहा, तो उसको भी एड्रेस किया जाए। ये अभी भी एक इतना बड़ा टैबू क्यों बन के बैठा हुआ है? देखिए क्या है कि आजकल चीज़ें बदली हैं पहले से। अगर हम देखें कि अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस का परसेंटेज काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो कलंक का भाव है मानसिक रोगों के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, इवन आप देखिए कि हमारी ब्रांच स्टिग्मेटाइज है। अरे यार पागलों का डॉक्टर हो गया, ब्रांच ले रहे हो, अरे यार तेरा भी दिमाग गड़बड़ हो जाएगा कुछ दिन बाद उनके साथ में रहते हुए। यार क्या ब्रांच ले रहे हो? तो आप ये मान के चलिए कि न केवल आम जन बल्कि जो गैर मनोचिकित्सक हैं, जो फिजिशियन लॉबी है, उनमें भी साइकेट्री के प्रति बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि यार साइकेट्री हो गया है क्या, इसको फंक्शनल केस बोल देते हैं, यार ये इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको कुछ है नहीं, यार ये तो नाटक कर रहा है। तो आप सोचिए कि जिस तरह की डिस्पैरिटी हमारे मेडिकल समाज में और आम जन में है, ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेंटल हेल्थ का हमारे यहाँ से शुरू से ही कोई कंसेप्ट नहीं रहा। मेंटल हेल्थ को हमने एक माना कि ये हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है, दूसरा हमने माना कि ये किसी ने जादू टोने का कुछ कर दिया है, और ये मान लिया कि हो सकता है कि कोई बुरी ताकत उसके अंदर प्रवेश कर गई है, उसको कनेक्ट कर दिया गया डिफरेंट प्रकार की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो फेथ हीलर्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। तो जहां पर जागरूकता की जरूरत थी वहां पर हम मिसगाइड होकर एक अलग ही रोड पकड़ लिए। तो साइंस का समावेश भी नहीं हुआ, और दूसरा ये हुआ कि जो लर्निंग जिस स्टेज की होनी चाहिए उसमें उल्टा डायरेक्शन में चले गए कि ये जादू टोना और तंत्र मंत्र में चले गए, जिसकी वजह से स्टिग्मा और बढ़ गया। दूसरी बात ये हो गई कि शुरुआती दौर में इसका ट्रीटमेंट नहीं था, तो लोगों के बिहेवियर की वजह से वो इंसान फैमिली के लिए उतना यूजफुल नहीं रहता था, तो हम फैमिली से उसे निकालने लगे, उसको जगह नहीं देने लगे, पूरा गांव समाज एक हो जाता था। तो जिसकी वजह से अगर किसी को मेंटल इलनेस हुई तो उसे ये लगता है अरे यार लोग क्या कहेंगे, मुझे पागल तो नहीं कहने लगेंगे, मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे, मुझे मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरे ऐसा तो नहीं शादी कर लिया तो बच्चों में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक लूप में इंसान फंस जाता है जो डीप रूटेड है वो स्टिग्मा, जिसकी वजह से हमें बुखार आता है हम तुरंत डॉक्टर के पास में चले जाएंगे, बट मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, हमें तो बिल्कुल एंड स्टेज पर या बहुत ही परेशानी में या कोई दूसरा ले जाए, या कई बार हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो सीधा खुद को नुकसान पहुंचाने के अटेम्प्ट के साथ में मिलते हैं कि कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, उसको हम लोग इसलिए देखने गए कि उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास किया है, जब असेसमेंट किया तो पता चला डिप्रेशन है। तो सीधे ना होकर के बहुत सारी बार लेटरल भी आते हैं लोग। सर इनफैक्ट जो अपना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया का नंबर बहुत कम है। इंडिया इज 126th रैंकिंग पे एज कम्पेयर टू आउट ऑफ 143। म्यांमार, नेपाल, सब आसपास के लोग ऊपर है। उसका एक बहुत बड़ा कॉज ये था मेंटल हेल्थ स्टिग्मा का, और कि अगर 15% लोगों को मेंटल डिसऑर्डर है उसमें सिर्फ वही 1 या 2% को ट्रीटमेंट मिलता है। वाई? बिकॉज एक अवेयरनेस नहीं है और एक उतनी मेंटल हेल्थ केयर टेकर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये सच है सर कि इतने लोग नहीं होंगे? निश्चित तौर पर, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर अवेयरनेस बढ़ जाए और स्टिग्मा खत्म हो तो ये जो अभी संसाधन निश्चित तौर पर कम है, फैसिलिटीज कम है, लेकिन धीमे धीमे इसकी पूर्ति बहुत तेजी से हुई। अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो नंबर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। लास्ट ईयर 2 साल पहले उन लोगों ने जो टेलीमानस हेल्पलाइन शुरू करी है जो कि कंप्लीटली फ्री है। अच्छा। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अब साइकियाट्रिस्ट होते जा रहे हैं। नो डाउट कमी है, बट बहुत अच्छा काम उसमें चल रहा है, नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो है स्टिग्मा का। जब तक वहां पर स्टिग्मा पर काम नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि ट्रीटमेंट लेने के लिए या हेल्प लेने के लिए लोग आ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि मुझे हेल्प कब लेनी है, किस स्टेज पर लेनी है। इसमें कोई हेल्प भी कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखिए कि इसमें जो सामाजिक पहलू है तो हम सामाजिक पहलू को ज़्यादा जोर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया और मुझे निराशाजनक ख्याल आ रहे हैं, तो मैं इसको एक सोशल समस्या समझूंगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या मुझे पढ़ाई में परेशानी हो रही, ना कि ये ब्रेन में कुछ केमिस्ट्री में डिस्टर्बेंस हो रहा है, केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। तो आप देखिए कि जिस समस्या का हमें हेड पार्ट देखना चाहिए, हम उसका सीधा टेल पार्ट देख रहे हैं। पता ही नहीं है हमें कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पर इशू आने की वजह से ऐसा
हो जाता है। इसमें काम करने में हमें केवल रिसोर्सेज से नहीं, जैसे अवेयरनेस के लिए जो है ना बड़े मॉडल बनाने पड़ेंगे। जैसे एक मास अवेयरनेस अभियान हो, कोई बहुत बड़े, जैसे आपने देखी पल्स पोलियो अभियान कितना सक्सेसफुल रहा, टीबी के लिए अभियान कितना सक्सेसफुल रहा, उसमें बड़े बड़े स्टार्स की मदद ली गई। हम पर्सन टू पर्सन पेनिट्रेट कर चुके हैं। हर इंसान को आज देखिए पता है कि कोरोना के लिए क्या प्रिकॉशन करने हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसमें हमने एफर्ट डाले। तो इसका उल्टा भी सही है, जहां पर अवेयरनेस की कमी है वो मतलब वहां पर जो एफर्ट है उस तेजी के नहीं डाले गए, उस तीव्रता के नहीं डाले गए। और वो कब आएगा? जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेंटल हेल्थ भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने क्या किया कि मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, सपोज हम एक कल्पना की बात करते हैं, अगर हम पूरे देश में मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग का प्लान चला दें, हो सकता है ये 1.5-2 साल लग जाए, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। लेकिन आप सोचिए कि इस अवेयरनेस अभियान या स्क्रीनिंग अभियान से 1-1.5 साल 2 साल में मेंटल हेल्थ का सिनेरियो कितना तेजी से बदल सकता है। शुरुआती दौर में हो सकता है एक्सेप्टेंस नहीं हो, लेकिन धीमे धीमे पॉपुलेशन को पता चल जाएगा कि मेंटल हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मास अवेयरनेस अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज जो है नो डाउट उनका रोल रहेगा, नंबर्स जो है वो बढ़ाना है। किसी भी पर्सन के लिए बहुत आसानी से साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10 साल पहले 15 साल पहले तो केवल बड़ी सिटीज़ में थे, लेकिन अब धीमे धीमे ये चीज़ें हटती जा रही हैं। अवेयरनेस मतलब लोगों को ये बताया जाए कि भैया आम बात है, अगर आपको अपने से आंखों में प्रॉब्लम है तो आप आंखों के डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन है तो आप उसके लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे। ये आम बात है, मतलब लोगों में ऐसे टाइप की एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, रादर देन के लोग उसको सोचें कि हाँ, मतलब पागल हो गया। यस, उसका जैसे ही साइंस का समावेश होता है। देखिए, आधी समस्याओं का जो रूट कॉज है, जहां पर गैर वैज्ञानिक बातें होती हैं, जैसे जैसे आप विज्ञान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सेप्टेंस बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि आपने अवेयरनेस की बात करी, तो वो अवेयरनेस सबसे पहले हेल्थ के लिए तो आए कि हेल्थ का ही वो पार्ट है भाई, अलग से कुछ नहीं है। कंप्यूटर की भाषा में बात करें कि हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यार वो रैम खराब है और वायरस आ गया, ये क्या हमें दिखता है? वायरस नहीं दिखता, सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो माइंड जो है वो हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर पार्ट है। अब उसकी प्रॉब्लम हमें दिखेगी नहीं, लेकिन होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए हमें उसको स्वास्थ्य का हिस्सा माना जाए, इसके लिए काम करना पड़ेगा। स्कूली पाठ्यक्रम है, सपोज आपके स्कूल में है 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के हिसाब से चीज़ें डिवाइड हैं कि मुझे मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट ये होता है, मेरी लाइफ में ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। क्या लाइफ स्किल्स अगर पढ़ाई जाएं स्कूल्स में कि टफ सिचुएशन है, मेरा किसी से ब्रेकअप हो जाए, मैं कहीं फेल हो जाऊं, या हो सकता है कि मेरी दोस्ती टूट जाए किसी से, तो ये सब चीज़ें डील करना लाइफ स्किल्स के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ की बात करनी होगी कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, और ये हेल्थ का ही पार्ट है। और इंपॉर्टेंट बात है, WHO की डेफिनेशन में भी है, हेल्थ की जब कंप्लीट डेफिनेशन है उसमें इसका समावेश किया गया है। तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में लाना, मास अवेयरनेस करना, उनसे बात बनेगी। और तब हम वो अचीव कर पाएंगे जो आपने बताया कि मुझे माइंड का प्रॉब्लम है तो यार मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, इतना आम कर देना है उसे। सर, मान लीजिए अपने आप ही का कोई नियर एंड डियर वन है जिसको आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मेंटल इलनेस हो रही है, कोई डिप्रेशन हो रहा है। जितना मैंने चीज़ समझी है उसमें ये है कि आप भले उसको 100 बार बोल दो, बट जब तक उस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगी, वो खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास में है, या किसी के लिए भी ये चीज़ हो कि किसी का नियर एंड डियर वन अफेक्ट हो रहा है, तो आप एज अ पर्सन, एज अ नियर एंड डियर वन क्या कर सकते हैं कि उस बंदे को ये चीज़ एक्सेप्ट हो कि मुझे हेल्प चाहिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक्सेप्ट करना और करवाना, इन सबसे भी ऊपर उठ करके घर वालों को या परिजनों को ध्यान देना चाहिए कि मुझे इसकी हेल्प कैसे करनी है। क्योंकि कुछ बीमारियों का ही हिस्सा होता है मेंटल प्रॉब्लम्स में, जहां पर इंसाइट नहीं होना उस बीमारी का एक लक्षण है। जैसे उदाहरण के लिए डेंगू में आपको बुखार आता है, कुछ मानसिक रोग ऐसे हैं जिसमें इंसाइट नहीं होना उनका लक्षण है, उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमारे साथ में प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि नॉन जजमेंटल वे में उन्हें सुनना चाहिए। समझाइश के बजाय सुनना ज्यादा बेहतर होता है। जैसे ही आप लिसनिंग मोड ऑन करते हैं तो लोग आपको अपनी बातें बता सकते हैं। यूजुअली समझाइश की वजह से सप्रेस हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बहुत परेशान हूं, उस समय आप मुझे बताएं कि आज देश में ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा उठना चाहिए, वैसा उठना चाहिए, तो वो मेरे स्ट्रगल जारी है।
दूसरा मैंने क्या किया कि आपकी जो सलाह है वो भी एक बर्डन बनता चला गया, तो मैं डबल बर्डन का शिकार हो रहा हूँ, मुझे हैंडल ही नहीं करना आ रहा है। तो आप मुझे पहले सुने, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सुनेंगे तो लोग बोलते हैं, जहां पर वो बात बोलना शुरू करते हैं तो धीमे 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 हो सकता है कि पहली बार में आप असफल रहें, दूसरी बार में असफल रहें, लेकिन आप अगर रेगुलर कन्वर्सेशन में हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी पता चलता चला जाएगा कि किस रास्ते में जाना है। बट नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट होना चाहिए। सही गलत अच्छा बुरा ये सब के फेर में अगर आपने फंसाया तो आपका हेल्प करना मुश्किल होता चला जाता है। तो कोई भी एक बात मैं जिसके लिए वो रेडी हूँ वहाँ से आप हेल्प की शुरुआत कर सकते हैं, और फिर आगे जो फर्दर फैसिलिटेशन है कि आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास में उन्हें ले जा सकते हैं। सर, आपको किन फैक्टर से या किस टाइप के बिहेवियर से पता चलता है कि आप ही के आसपास कोई एक बंदा कोई मानसिक असंतुलन का शिकार हो रहा है, मतलब खराब मानसिक स्वास्थ्य का? हाँ जी। देखिए क्या है कि बिहेवियर के जो भी एक्सट्रीम्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक्स्ट्रा अचानक व्यक्तित्व, एक इंसान का एक बेसिक बेसलाइन व्यक्तित्व होता है यार, वो एक छाप होती है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, जिसमें विशेष चेंजेस नहीं आ सकते। तो अगर आपको ग्रॉस पर्सनालिटी में किसी के डिफरेंस दिखना शुरू हो कि जैसे मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, और वो बंदा आपको इंट्रोवर्ट दिख रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, कटा कटा सा रह रहा है, रेड फ्लैग्स। मेरी दिनचर्या में बदलाव आ रहा है, मैं पहले 10 बजे सोता था, अब मैं 3 बजे सुबह सो रहा हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठता था, अब मैं 12 बजे उठ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उसके ड्रेसिंग में बदलाव, कुछ लोग नशे की शुरुआत कर देते हैं या नशे की आदतों में बदलाव, कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट कंज्यूम कर रहा है, अचानक उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, कुछ प्रॉब्लम है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है नींद का टूट टूट करके आना। 1-1.5 घंटे आ रही है नींद, फिर गड़बड़ हो रही है, फिर सही हो रही, फिर गड़बड़ हो रही, ऐसे करके एक सीरीज सी चलती चली जाती है। तो ग्रॉसली बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, जैसे कई बार अगर हम नकारात्मकता डिप्रेशन की बात करें तो खुद पे ब्लेमिंग करने लगना, मुझे मैं ही गलत हूँ, मेरे साइड से प्रॉब्लम है, मेरे ही पुराने कर्मों का नतीजा है, या लगता है अब मेरा काम जो है इस धरती पर पूरा हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब मैं शायद वर्थलेस हूँ, यूजलेस हूँ, और कोई मतलब नहीं, अगर मैं चला भी जाऊँ तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बातें दिखाई देना। सिजोफ्रेनिया के केसेस की बात करें तो अकेले बड़बड़ाना, बुदबुदाना, मुस्कुराना, शक करना, लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, वो शायद कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं, ऐसे लक्षण हमें दिखने लगते हैं। एक बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD जिसको बोलते हैं। इसमें इंसान ज़रूरत से ज़्यादा चेकिंग करता है या क्लीनिंग करता है, उसके मन में अवांछित जो है विचार आते हैं कि जैसे हर जगह गंदा लगा हुआ है, दरवाज़ा लगा है कि नहीं लगा है, ऐसे डाउट्स आते हैं। कई बार चरित्र पर शक करना, ये सब चीज़ें बीमारी के जो हैं मानसिक अस्वस्थता की निशानियाँ हो सकती हैं। इवन जो एजुकेटेड पॉपुलेशन, उसमें डिप्रेशन दुख के फॉर्म में प्रेजेंट ना हो करके इरिटेबिलिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कई बार हमारे पास लोग बताते हैं कि सर आजकल इनका गुस्सा जो है, चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंग्री बर्ड हो गए हैं। तो ऐसे में भी हमें समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। कोई भी इमोशन का डिसरेगुलेशन, कोई भी उसकी पर्सनालिटी से इतर बिहेवियर, लाइफ स्टाइल में चेंज, नींद की आदतों में बदलाव, ये बड़े मोटे मोटे सिम्टम्स हैं जिनको आसानी से पहचाना जा सकता है। और बातचीत में निराशा होना या अत्यधिक क्रोध होना, या कई बार मेनिया होता है, उसमें इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा, मैं विश्व बहुत बेकार है, ये ज़रूरत है, मैं शांति फैलाना चाहता हूँ, और अचानक बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो इन सब को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि बड़े मतलब कोई भी इसमें कोई भी परेशानी नहीं है किसी इंसान को पहचानने में कि फला व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थता है। तो इसमें मेरे ख्याल से एक टेक अवे ये है बहुत बड़ा, क्योंकि जब आप आपस में बात करते हैं तो ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता कि सामने वाला डिप्रेशन में है। तो आई थिंक एक आपने बात बहुत अच्छी बोली, जो मिसकंसेप्शन मुझे भी था, कि डिप्रेशन मतलब वो अब शांति पूर्वक बैठा है और मतलब अपने कमरे में ही किसी से बात नहीं करनी, वो डिप्रेशन है। जबकि आपने बताया कि इरिटेबिलिटी सबसे बड़ा। यस और डिप्रेशन हमारे सामने हंसता हुआ आ सकता है। डिप्रेशन हमारे सामने एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन के रूप में दिखाई दे सकता है। डिप्रेशन हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से खुशहाल कोई इंसान नहीं है। स्माइलिंग डिप्रेशन भी रिपोर्टेड है हमारे साइंस में। तो
किसी के मन में क्या चल रहा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक आप उससे बात नहीं करें, उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प नहीं हो। बहुत इजी नहीं होता, इसलिए कई बार हमें देखिए बहुत सारे लोगों का आप निराशाजनक घटनाएं सुनते होंगे, खुद को नुकसान पहुंचाना, अरे इसने कैसे कर लिया, अरे यार इसके पास तो सब कुछ था, अरे यार वो तो बड़ा सफल था। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने एक स्थापित माइंडसेट कर लिया है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप बढ़िया पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन एक प्योरली मानसिक रोग है भाई। वो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ओहदा, आपके पैसे, आपका सर्कल, उसमें आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इम्यूनिटी नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। इसलिए मेंटल हेल्थ को हेल्थ का जब हम पार्ट समझेंगे, हमने चूंकि सामाजिक ताने बाने से जोड़ रखा है, ये प्रॉब्लम है। हमें ऐसा लगता है कि जब तक मेरे पैसे का लॉस नहीं हो तब तक मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता। मुझे लगता है मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कमा रहा हूं तो मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता। ये तो सामाजिक ताना बाना हमने बनाया है, केवल सोशल पार्ट से हमने मेंटल हेल्थ को जोड़ रखा। नो डाउट ये सब ट्रिगर फैक्टर का काम कर सकता है, इनसे भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो तभी हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू हो। सर एक और मिसकंसेप्शन है जी, ये जब हम मिले थे तब हमने डिस्कस भी किया था कि लोग ये कहते हैं यार साइकेट्रिस्ट के पास मत जाओ, तो दवाइयां दे देते हैं जी, या आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो आपके पास कोई आता है तो आप क्या देखते हैं कि आपको कैसे, मतलब थोड़ा वो बताएं प्रोसेस कि अगर मान लीजिए कोई डिसाइड कर लेता है कि मुझे जाना है जी, थोड़ा ऐसे कुछ असिस्टेंस लेनी है, तो आप उनकी कैसे उनको डायग्नोस करते हैं, या थोड़ा सा उसके बारे में इंसाइट बताएं। और एक थोड़ा ये भी बताएं प्लीज कि कैसे मैं खुद ये पहचान सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं जानूंगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तब तक मैं किसी के पास क्यों जाऊंगा, किसी के कहने से क्यों जाऊंगा। देखिए मेंटल हेल्थ में दो प्रॉब्लम, पहचानना, उसके बाद एक्सेप्ट करना, फिर सोसाइटी के टैबू से हट करके सामने साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना, तीन बड़े चैलेंज है। तो इन्हीं का सामना हमें भी करना पड़ता है। तो हमें पहचानने के साथ साथ ट्रीटमेंट लिखने के साथ साथ ट्रीटमेंट की एडवोकेसी भी कई बार करनी पड़ती है। कई बार इस हद तक करनी पड़ती है कि ऐसा लगता है कि भाई मेरे लिए तुम दवा ले लो, मेरे लिए ट्रीटमेंट ले लो। इस लेवल की हमें कई बार वकालत करनी पड़ती है ट्रीटमेंट की। तो आपने बात करी असेसमेंट की। देखिए जैसा कि मैं विज्ञान का पक्षधर हूँ, और विज्ञान में जो हमारा मनोविज्ञान है उसमें ICD और DSM जो दो हमारी पुस्तकें हैं, उनमें हर बीमारी के बारे में, हर बीमारी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं कि डिप्रेशन का ये क्राइटेरिया है, सिजोफ्रेनिया का ये क्राइटेरिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ये क्राइटेरिया है। तो जब हम आपसे इंटरव्यू करते हैं तो बेसिकली हम लोगों का पास जो टूल होता है वो होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसमें आपके अपीयरेंस से लेकर के आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं, किन कंटेंट में बात कर रहे हैं, आपका मूड बिहेवियर कैसा है, मैंने आपको क्या बात की, उसमें क्या जवाब दिया, किन शब्दों का चयन होता है, इतना शार्प ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं। और हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। हज़ारों केसेस हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन है, इस व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया, या इस व्यक्ति को कुछ नहीं है स्क्रीनिंग करने पर। और हमारा ये प्रॉपर गाइडेंस जो मिलता है किताबों से और टीचर से मिलता है, और हम लोग धीमे 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 उसमें ट्रेंड होते चले जाते हैं। तो जब कोई भी पर्सन आता है तो हम एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के फॉर्म में काम करते हैं। साइकियाट्रिस्ट होना, साइकोलॉजिस्ट होना, ये बड़ी संकीर्ण विचारधारा है। हमें एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के रूप में काम करना है। अगर हम साइकियाट्री साइकोलॉजी की बात करें तो जो साइकियाट्री है वो मेडिसिन की ब्रांच है, जिसमें हम आम भाषा में कहें तो डॉक्टरी की है ब्रांच, है ना, मतलब जिसमें हम मरीज को देखना, दवा देना, ये सबसे रिलेटेड उसकी जो जननी है साइकियाट्री की वो है मेडिसिन। और साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी बेसिकली दर्शन का विषय है, दर्शन की ब्रांच है, फिलॉसफी की ब्रांच है। तो वहाँ पर थॉट की रीस्ट्रक्चरिंग, थॉट्स को पहचानना कि मेरे अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या कॉग्निटिव एरर है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि कई बार डिप्रेशन में इंसान या तो अपने आप को बहुत कम आंकने लगता है, और मेनिया में जैसे देखिए कि बहुत ज़्यादा आंकने लगता है कि मेरे से अच्छा कुछ नहीं है, संसार में मैं ही सबसे बड़ा हूँ। डिप्रेशन में लगता है मैं सबसे बुरा हूँ। तो आप देखिए कि कॉग्निटिव एरर्स हैं, या तो हम बहुत मिनिमम करके खुद को देख रहे हैं या बहुत मैक्सिमम करके देख रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया जहां पर जो साइकोलॉजी है वो काम करती है, जो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। जैसे आपने सुना होगा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, या काउंसलिंग आम भाषा में कई बार उसे लोग कह देते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल साथ में काम करते हैं। जब हम असेसमेंट करते हैं तो यूजुअली 95% लोगों को काउंसलिंग प्लस दवा की ज़रूरत होती है,
अगर मैं ये दवा लिख के कहूँ कि नहीं तुम्हें काउंसलिंग नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गैर वैज्ञानिक बात है। या बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट का ओहदा लेकर के अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, साइकियाट्रिस्ट के पास में मत जाइए, वो तो दवा को आपको आदी बना देंगे, हम आपको ठीक करेंगे, ये भी गैर वैज्ञानिक है। हम असेसमेंट के बाद ये डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा प्लान चाहिए, मतलब क्या उसके लिए बेहतर होगा, कितना दवा का ड्यूरेशन, किस टाइप की बीमारी है, कब काउंसलिंग की ज़रूरत, कब किस प्रकार के सेशंस की ज़रूरत। ये कई बार बड़ा जटिल साइंस होता है जिसमें हम लोगों की ट्रेनिंग होती है कि अब इस इंसान को इतनी दवा देनी है, इतने सेशंस चाहिए, अब यहाँ पर सेशन की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे फिर से सेशन की ज़रूरत है। लंबी प्रोसेस होती है। ऐसा एक फिक्स रूल नहीं है कि आपको काउंसलिंग काम करेगी, आपको ये काम करेगा, फिक्स कुछ भी नहीं है। दवा सर ये माइंड रिलैक्सेंट्स हुए। माइंड रिलैक्सेंट तो बहुत ही हल्का शब्द है। मैं ये कहूँगा कि हमारी जो दवाइयाँ हैं उनको साइकोट्रॉपिक्स कहते हैं। उनमें डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर पर काम करती है, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इन सब पर काम करने वाली हमारी दवाइयाँ होती हैं, जिनका क्लासिफिकेशन फिर होता है। डिप्रेशन पर हमें कितना देना है, कौन सी दवा देनी है, तो वो एंटी डिप्रेसेंट कहलाते हैं। अगर हम ऑब्सेशन के लिए दे रहे हैं, एंटी ऑब्सेसिव कहलाते हैं। साइकोसिस के लिए दे रहे हैं तो एंटी साइकोटिक कहलाते हैं। तो केवल माइंड रिलैक्स जैसा नहीं है कि माइंड को रिलैक्स करना है, बिकॉज रिलैक्स जहाँ शब्द आता है वहाँ पर एक लग्जरी सा फील आता है ना, कि हम जैसे कोई लग्जरी के लिए दे रहे हैं। नहीं भाई, मेंटल डिसऑर्डर है, उसके लिए प्रॉपर जो साइंस है, जैसे बाकी शारीरिक बीमारियां होती हैं उनका दवाइयों का कोर्स होता है, वैसे इनका होता है। सर जैसे आपने कहा आप लोगों को भी ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि पहले तो कोई आ जाए, मान जाए आने के लिए, जी। फिर उसके बाद आप उसका डायग्नोसिस करें, फिर उसकी दवाई वो ट्रीटमेंट ले ले, जी। वो उसके लिए भी एक चैलेंज है। उसके बाद भी तो सर काफी लोग ऐसे होते होंगे जो झूठ बोलते होंगे अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने करंट स्टेटस के बारे में, वो कितनी संख्या होती है? नो डाउट मैनिपुलेशन से कई बार हम लोगों को गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ता है। लेकिन जब आप लंबे सेशन के लिए हम करते हैं, जहाँ कहीं पे भी हमें फील हो जाता है कि यार ये मैनिपुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम सेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं या कई सेशंस में बुलाते हैं। एक सेशन कई बार हम लोग जहाँ पर लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वहाँ पे फिर हम उसे रिपीट कर देते हैं। और ये भी समझते हैं कि अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके पीछे भी हमारा ही काम है कि वो कॉज ढूंढना कि क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। कई बार स्टिग्मा का भाव हो सकता है कि नहीं यार मुझे तो बताना ही नहीं। कई बार ऐसे होते हैं लोग घर वालों के सामने आए, बोले हम तो सर कुछ नहीं है, और चले गए, नहीं ये सर मेरा राइट है, ह्यूमन राइट है, मैं आपका दवा नहीं लूंगा और जा रहा हूँ। अगले दिन अकेले आते हैं, सर वो मैं घर वालों को बताना नहीं चाह रहा था कि प्रॉब्लम है, सर आप मुझे दवा लिख दिए, जो घर वाले बोल रहे थे वही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो हमें ये बहुत ज़्यादा कई बार फेस करना पड़ता है। लोगों का रेजिस्टेंस रहता है, झूठ बोलते हैं लोग, मैनिपुलेटिव होते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बातचीत में, शारीरिक भाषा में बहुत सारे हिंट मिल जाते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर कोई इंसान अपना समय, ऊर्जा और पैसा लगाकर हमारे पास आ रहा है, तो उस मैनिपुलेशन का भी कॉज होगा, कहीं ना कहीं उस मैनिपुलेशन का भी कॉज होगा, क्योंकि इतने सारे स्टिग्मा भारतीय समाज में टैबू को ब्रेक करते हमारे पास में कोई आ रहा है, तो मतलब कुछ तो बात होगी, कुछ जरूर होगा। सर ऐसा कभी हुआ है कि आपने देखा हो कि एक केस के एक पर्टिकुलर पेशेंट आए हैं जो मे बी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कभी ऐसा लगा नहीं कि ये कभी सुसाइड या ऐसे कुछ एक्सट्रीम स्टेप में बदल जाएगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ये पर्टिकुलर आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर 1 लाख में 12.4 सुसाइड केसेस हैं, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। मतलब इंडिया इसमें टॉप रैंकिंग है। हाँ, जब एक सुसाइड होता है तो आप मान के चलिए कि लगभग 200 लोगों के मन में वो आइडिया चल रहा होता है, और उसमें से लगभग 15 से 20 लोग खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। तो एक सुसाइड अगर हुआ है जिसका रिजल्ट डेथ है, तो मतलब उसके सराउंडिंग में 200 लोगों के दिमाग में ये थॉट चल रहा है। उसमें से 15 से 20 लोगों ने भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कि वो अटेम्प्ट करते भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो अवेयरनेस, इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि मुझे आलोक मेरे हाथ में दर्द कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर मेरे ये ऑर्थोपेडिक दोस्त हैं, तुरंत चलिए सर मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपसे बोला आलोक भाई आज मुझे कुछ निगेटिव लग रहा है। कुछ नहीं सर, चलिए चाय पीते हैं, कुछ नहीं है आपको। तो आपने मुझे चाय पिलाई और हम लोग चाय पी करके निकल लिए, और आपको अगले दिन पता चलता है कि मैंने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। तो आप अवाक रह जाएंगे कि कैसे हो गया यार, जबकि क्या था, मैं आपको बोल रहा था।
उसमें आपकी भी मिस्टेक नहीं है। आपको समाज ने, सोसाइटी ने इस हिसाब से ट्रेंड ही नहीं किया कि आप वहां पर कैसे मुझे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दे पाएं। चोट लगने पे तो आपने रेड क्रॉस गए थे, आपके रेड निशान है, एक बॉक्स रखा होगा, वहां पे आप तुरंत मुझे कॉटन लगा देंगे, डेटॉल लगा देंगे, क्योंकि आपको सिखाया गया है। आपको सिखाया ही नहीं गया कि एक परेशान व्यक्ति को या कोई ऐसी बात करे उसकी हेल्प कैसे करें। सुसाइड का थॉट, उसके बारे में बात करना, ये मेडिकल इमरजेंसी है। तत्काल, जैसे सीने में दर्द में लेकर के आप अस्पताल भागेंगे, इसमें भी आपको साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना है, क्योंकि ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये ऐसे आती ही नहीं है। कुछ ना कुछ स्ट्रेस का परिणाम या दिमाग में ऐसा चल रहा होता है, तभी वो इंसान ऐसी बात करता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है अवेयरनेस की। कई बार क्या, बहुत 1-1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मेरे पास एक कपल आए, वो बात कर रहे थे, तो मैंने उन्होंने वाइफ को अपने दिखाने आए हुए थे, वाइफ का फ्रेंड ही थे मुझे लगता है। तो उन्होंने बताया कि सर ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि यार ये हमें है तो डिप्रेशन, और इसमें थोड़ी सी इम्पल्सिविटी है इनके नेचर में, तो कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति हमें हो सकती है। ये बात मैंने उनके रिलेटिव को अलग से बताई। उन्होंने कहा ना सर मुझे तो नहीं लग रहा है। उसने बोला कि सर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक बार अपन कल फिर से सेशन रख लेते। बोले नहीं ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, अब चूंकि कॉल आपका है, मेरे भी लिमिटेशंस हैं, तो कई बार क्या होता है कि प्रोफेशनल बाउंड्रीज तोड़ करके भी हमें हेल्प करनी पड़ती। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए। तो दे वर नॉट श्योर। और 2 दिन बाद मैंने न्यूज़पेपर में उनके खुद को नुकसान पहुंचाने की खबर पढ़ी। तो आप समझिए कि इसका एक्सटेंट इतना ज़्यादा है और अवेयरनेस ज़ीरो है, जिसकी वजह से आप देखिए सुसाइड रेट्स काफ़ी अपने यहाँ देश में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसका कोई एक कारण नहीं होता। ये पोस्ट कोविड भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारा जो रोल है इसमें पर्सनालिटी का भी होता है, सोसाइटी के भी फैक्टर्स काम करते हैं। तो कोई एक फैक्टर नहीं है कि केवल मेंटल डिसऑर्डर से ही सुसाइड होते हैं। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर भारत जैसे देशों में लगभग 50% केसेस में सीधा मेंटल डिसऑर्डर एसोसिएटेड होते हैं। खुद को नुकसान मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया? जी हाँ। पर उनके घर में किसी को भी कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि वो घर वालों को एक स्माइलिंग फीमेल दिख रही थी, वेल अप टू डेट, अच्छे से कपड़े पहने हुए, अच्छे से भाषा बोलते हुए, पढ़ी लिखी। तो मैं कैसे अंदाजा लगा लूं कि आप सुसाइड कर लोगे? क्यों? क्योंकि मुझे तो ये सिखाया गया है कि जब तक कोई लॉस ना दिखाई दे, कोई परेशान ना दिखाई दे, और हमने मेंटल इलनेसेस को और मेंटल कंडीशन को बड़ा मजाक का और बहुत हल्का विषय बना दिया है। आप देखिए, अभी कल मैं एक मूवी देख रहा था, स्त्री 2, उसमें बात की गई कि चलो यार इसको वहाँ पर वो मिलेगा राज बताने वाला, भोपाल में मेंटल हॉस्पिटल चलते हैं, और वहां पर पेशेंट्स को हंसते गाते हुए तरह तरह की एक्टिविटीज करते हुए दिखाया गया। तो एक मजाक का फॉर्म भी दे दिया गया, जबकि बेहद सतही, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी दिखाया गया बेहद सतही, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बेहद गलत बात है। तो हम क्या करते हैं कि मेंटल इलनेस को कई बार मजाक का फॉर्म बना देते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो आप देवदास हो गए, दाढ़ी बड़ी की देवदास का टैग लगा आपके ऊपर। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई मन में क्या चल रहा है, मुझे बताओ, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। तुम तो देवदास हो यार, सुट्टा मार देना। आप बोलोगे देवानंद ने कहा था हर फिक्र को धुएं में उड़ा देना। तो आप देखिए कि हमको ट्रेंड होना चाहिए, और बल्कि हम उल्टा काम कर रहे हैं, और उसमें जो चीजें और स्टिग्मा बढ़ा रही हैं, सोसाइटी उस पर काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें ट्रीटमेंट करने में। कई बार काफी अच्छे समय देने के बाद, ऊर्जा देने के बाद लगता है कि नहीं ये पेशेंट खाएगा, और वो पेशेंट 3 महीने के बाद आता है, बोलता मैंने नहीं खाया, और तबीयत खराब करके आता है। बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। सर, आई थिंक जो ये सुसाइडल टेंडेंसी के लोग होते हैं, ये लोग करेज नहीं रख पाते हैं बाहर आने की, ये अपने अंदर ही अंदर भरते रहते हैं। शायद वो एक कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते, एक लाइफ जी रहे हैं जो जीना नहीं चाहते, मगर उतना दम नहीं रखते कि आके अपनी फैमिली को बोल पाए कि मुझसे ये नहीं हो रहा। मान लीजिए जैसे कोटा में ही 2024 में ही ऑलरेडी 12 सुसाइड्स हो चुके हैं, मगर वो बच्चे बोल नहीं पाए कि ये नहीं हो रहा है। देखिए क्या है, आपने जो बात करी उसमें धारणा जैसी समझ में आ रही है कि आप जजमेंटल हो रहे हैं। उल्टा देखिए कि सोसाइटी ने उस बच्चे को सिखाया ही नहीं, उस फैमिली को सिखाया, वो फैमिली उसे सिखा ही नहीं पाई कि बच्चा बोले कि मुझे तैयारी नहीं करनी है, मैं छोड़ के आ रहा हूं कोटा। लेकिन उसने मरना ज्यादा आसान समझा। तो उसके पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्ट में प्रॉब्लम हमारे है।
बीइंग अ सोसाइटी एज अ फैमिली कि अरे भाई तो यार तेरा एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करता ना, आपके तमगे मैटर करते हैं। आप मेरे लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि हो सकता है कि हमारे भारतीय परंपरा के हिसाब से घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर सिंपल अपना जीवन जीना चाह रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, क्या आज़ादी दे पाएगा समाज, परिवार आज़ादी दे पाएगा इस बात का? नहीं दे पाएगा। लोग आपको जज करेंगे, निठल्ला है, निकम्मा है, आलसी है, बेकार है, बेरोजगार है, कोई मतलब नहीं है। तो और इसके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि हम कभी ऐसा सोच ही नहीं पाते कि हमारे ऊपर हमें बर्डन नहीं लेना है। जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब आप बेकार हैं। तो ये सोसाइटी के पार्ट में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। करेज है, मेरे अंदर करेज है, बट आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सुनने के लिए तैयार होते तो मैं आपसे सारी बातें बोल पाता। आप रेडी नहीं दिखाई दिए। मैंने आपसे जीने मरने की बात करी, आपने चाय पिलाने की बात कर दी, आपने सुना ही नहीं। आपने तो मेरे हार्ट के लिए बोले कि यार चलिए टॉप अस्पताल ले चलते हैं, तुरंत एंजियोग्राफी कराते हैं आपकी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि प्रॉब्लम डिलीवरी साइड से ज्यादा है। तो एक तो इस टाइप के केस हो गए जहाँ पे मेरे ख्याल से होपलेसनेस कह सकते हैं, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस कि आपको लाइफ में कोई होप या वो नहीं दिखता आगे कि इस सिचुएशन से चेंज कैसे करें। बट अभी काफी कॉमन केसेस ये भी हुए हैं, जैसे रॉबी विलियम्स था और वो शेफ जो है बूडो एंथनी बॉर्डन। तो ये तो सबसे सक्सेसफुल लोग थे, अपनी फील्ड के टॉप लोग थे। मतलब कॉमेडियंस का तो अक्सर बोला जाता है कि कॉमेडियंस आर डिप्रेस्ड आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल आल्सो। तो उनके केस में आप क्या बोलेंगे, मतलब वो कैसे अवॉइड हो सकता था उनका, क्योंकि उनको तो कोई ऐसा डर नहीं था या फैमिली प्रेशर, या दे वर ऑल मतलब काफी आगे अपनी फील्ड के, और कोई उनके ऊपर प्रेशर तो था नहीं। मे बी सोसाइटल प्रेशर बन जाता है। देखिए आप अभी आलोक जी से बात हो रही थी मेरी, तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि आपका स्टेटस सिंबल, आपका फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है, आपका एजुकेशनल जो भी बैकग्राउंड है, वो मेंटल डिसऑर्डर के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता। हमने ऐसा सोच रखा है ना कि वो नहीं होना चाहिए। क्या हमने साइंस की किताब खोल के देखी कि ऐसा नहीं होता है तो पता चलेगा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। हमने ऐसा सोच लिया है ना कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा नहीं होगा, या ऐसा ऐसा नहीं है तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। मेंटल डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ा जो सुसाइड का कॉज है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। भारत जैसे देश में जहां परिवार का इतना महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा कॉज क्या है? सुसाइड का फैमिली प्रॉब्लम्स। अब देखिए कितना बड़ा ये डिस्कशन का विषय बन सकता है ना। तो हमारा जो घर है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो मंदिर है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा सब कुछ है, वो सबसे बड़ा कॉज है। तो इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट बात हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में है। जो सोशल प्रेशर है उसको कैसे हैंडल किया जाए उसमें है, वो हमें सिखाया नहीं जाता। तो आप किसी भी तबके पे के हो सकता है स्ट्रेस का टाइप डिफर कर रहा हो। जैसे हमें ऐसा लगा कि यार वो बॉक्सर है या फलाना शेफ है, वो तो नहीं करना चाहिए। मुझे क्या पता उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही हो, मुझे क्या पता कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो ये तो हमने सोच लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रूट कॉज है उस पर डिस्कशन जो हो ही नहीं पाता। ऐसी घटनाएं सिर्फ चर्चा का विषय बनती है बंद, क्योंकि अगली घटना तैयार खड़ी है, नया फ्लो आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करें, चाहे जिस भी तबके को बिलोंग कर रहे हो। आप ये देखें क्या आप टाइम पर सो रहे हैं, आप कितने घंटे की नींद ले रहे हैं, क्या आप 7 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं, क्या आपके सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, क्या आपको कभी सेंस ऑफ वर्थलेसनेस महसूस हुआ है, उसमें आपने डील कैसे किया है। नहीं डील कर पा रहे हो तो पेशेवर सलाह लो, जहां पर हेल्प लेना से आपको बेनिफिट हो सकता है, प्रॉपर असेसमेंट हो सकता है। कोई डिसऑर्डर मिस हो रहा हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर, तो आपको हेल्प मांगना सीखना होगा। कब हेल्प लेनी है ये समझना सीखना होगा। आप कुछ भी हो, कोई भी रोग आपको हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये बर्डन दिमाग से हटाइए कि जो मेंटल डिसऑर्डर हैं या आत्महत्या के विचार हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी तबका, कोई भी शैक्षणिक स्तर आपका उससे आपको बचा करके रखेगा। एक चीज तो सर मैं यहाँ एडमिट करना चाहूंगा, ये मैंने अपने बहुत क्लोज्ड वंस को एडमिट किया है जी। पर जो आप सिम्टम बता रहे हैं सारे, बिहेवियर चेंज, लेट उठना या स्केड्यूल चेंज हो जाना, वर्थलेसनेस फील करना, ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत भारी मात्रा में खुद पे एक्सपीरियंस कर रहा था। ओके। एंड जब ये हुआ तो मेरे फादर ने आके मुझे हड़का के बोला कि मतलब क्या है, सब ठीक है। पर मुझे समहाउ खुद ही लगा कि मैं कैसे बताऊं कि नहीं सब ठीक नहीं है। और जब ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, एंड एक बार एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने भी एक ही कंसल्टेंसी सेशन किसी से लिया था। ओके। पर मैंने भी चूज किया कि मैं अपने शहर में ना करूं। मैंने भी एक पर्टिकुलर ऐप चूज करके तब पर्टिकुलर सेशन लिया। तो
आई डोंट नो मैं कहाँ जा रहा था इस चीज़ के साथ, पर मुझे लगा कि मैं ये एडमिट कर लूँ। एंड मुझे एक चीज़ जो आपने अवेयरनेस बताई, बिकॉज आज के डेट में हम इन फ्रंट ऑफ कैमरा ये चीज़ एडमिट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये अवेयरनेस वाली बात जो आपने बताई वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये हमारे, और जो चीज़ आपने मुझे बहुत सही लगी जो आपने बताई, और ये डेटा में शो होता है कि ये इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ ए से लेके जेड तक हमारे खानदान की जो फैमिली की जो मानसिकता है वो यहाँ तक सीमित हो जाती है कि सोसाइटी क्या कहेगी। अगर आज के डेट में मैं डिसीजन लूं या मैं सोचूं भी कि मुझे अपना फैमिली बिजनेस नहीं करना, मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो मुझे बहुत ही भयानक ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप को मैं फिर से थैंक्स बोल रहा हूँ कि आपने आज जिस तरीके से चीज़ों को एडमिट किया, अगर ये करेज हमारे पास में डेवलप हो जाए, ये साहस, और हम सामाजिक बेड़ियों को हटाते हुए अपने मेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से मिले, तो हो सकता है कि आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, हो सकता है आपकी डिसीजन मेकिंग पे ही प्रभाव पड़ जाए। और दूसरी बात ये हो रही है कि आपको कई बार हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये जो सो कॉल्ड जैसे हमने इंडिपेंडेंस बनाया, ये झंडा फहराने तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारी सामाजिक बेड़िया क्या है। अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं, सपोज मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो सिंपल सा लॉजिक है कि उनको हम पहले एक ह्यूमन के रूप में एक्सेप्ट करें कि वो मेरी संपत्ति नहीं है, वो एक ह्यूमन है और उन्हें अपने हिसाब से जीने का, अपने हिसाब से इस नश्वर जीवन को जीने का हक है। लिमिटेड लाइफ स्पैन है भाई। अब मैं अपनी प्रैक्टिस में बात करूं तो कितने हजारों लोगों को मैंने अपने 50s में, 60s में, 70s में ये गिल्ट करते हुए देखा कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाया, और सबसे बड़ी बात मैं कर सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबको ये डिसीजन लेने का साहस करना चाहिए, और अगर आपके किसी भी एक्शन से स्वयं को या समाज को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो आपको जरूर अपने सपनों को या जो भी आप करना चाहते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। और इसमें जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अस्तित्ववाद का, कि यार एक ह्यूमन है, आपका बेटा बेटी होने से पहले वो एक इंसान है, उसकी बातों को सुनना, समझना और उसके इंटरेस्ट पर काम करना बेहद आवश्यक है। आप अगर उसको कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसे डिमोटिवेट नहीं करें, उसका सपोर्ट करें। सर, जैसे हम बात कर रहे थे ये पेरेंट्स और बच्चों की, हाँ जी, आजकल का जो जनरेशन जी है ये बड़ा इमोशनली सेंसिटिव है, इन पे भी अलग अलग तरीके का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सोशली फिजिकली एक्सेप्ट होने का प्रेशर है, करियर प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, और ये कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो रैशनलाइज नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को क्या जनरल मेजर्स लेने चाहिए टू एंश्योर कि हमारा बच्चा सही सलामत है, कोई गलत कदम ना उठाए? सबसे पहले तो इसकी तैयारी जो है वो शुरू से करनी होती है। अचानक रातों रात बच्चे में परिवर्तन नहीं आ जाएगा, है ना। तो हम पेरेंटिंग के जो टाइप अपना रहे हैं वो कैसा है, वो क्या डिक्टेटरशिप वाला है, क्या वो सेकुलर पेरेंटिंग है। बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि हमने बच्चे को इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे किया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इन्वॉल्वमेंट में। यूजुअली 50 to 60% में हमारे यहाँ क्या चलती है? डिक्टेटरशिप। क्योंकि समस्या ये हो गई कि हमारे यहाँ उम्र प्रधान देश है। जैसे मैं आपसे बड़ा हूँ तो मैं आपको कुछ भी कहने का लाइसेंस मुझे मिल गया है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ यार उम्र में। इंसान के रूप में आपका एग्जिस्टेंस नहीं है, आपकी बातों का एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो मैं कर रहा हूँ वही आपके लिए सही होगा। ये मेरे को एक अलग सा अहंकार है कि मैंने जो डिसीजन लिया कि यार आपको ये करना चाहिए तो वही सही है। आपने बोला कौन सा ये सब्जेक्ट लेना है, ये सब्जेक्ट ले लिया, वो करना है, वो करना है, वहां जाना है, वहीं पढ़ना है, वहीं पढ़ना है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है। पहले क्या होती थी, चीजें सपाट थी, ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। अब बच्चों का क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू सब जगह से एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो हमें सबसे पहले तो साथ में लेकर के चलने की एक टेंडेंसी डेवलप करनी होगी, जहां पर एक खुला मंच हो और बच्चे अपनी बात कह पाएं कि मुझे कोटा में तैयारी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, और उसको आप समझ करके एक्सेप्ट करने का आपके ऊपर भी कलेजा हो
ये नहीं कि समाज का प्रेशर है कि वो पड़ोसी का बच्चा तो यार IIT में सेलेक्ट हो गया, उसने कैट निकाल ली, मैट निकाल ली, दुनियादारी तुम्हें भी करना है। आपके अंदर भी एहसास होना चाहिए कि आप जो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट कर सकें। लाइफ स्किल ट्रेनिंग दें बच्चों को कि तनाव आए उनको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस का आपको सामना करना पड़ सकता है, उनको कैसे हैंडल करें। रिजेक्शन होना, अनसक्सेसफुल होना, ये लाइफ का पार्ट रहेगा और इसे हमें डील करना शुरू से ही सिखाना पड़ेगा ताकि अचानक कोई समस्या आने पर ऐसा नहीं हो। आप देखिए कि बच्चे मोबाइल 10 साल के बच्चे को मोबाइल नहीं मिला, उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले से बच्चों को छोटा छोटा तनाव दिया ही नहीं, तो उसके लिए मोबाइल का छीनना एक रिजेक्शन सा साबित हो गया। और उसने क्या पढ़ा है अखबारों में, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं मोबाइल नहीं मिलने पर। मोबाइल आजकल उसने प्रिंसिपल ने डांटा तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो एक ग्लोरिफिकेशन भी है खुद को नुकसान पहुंचाने का। और यूजुअली जब कोई सुसाइड होता है तो उसका वो जस्टिफाइड सा दिखाया जाता है, अरे यार उसको ये प्रॉब्लम थी इसलिए कर लिया। तो एक बेसलाइन एक्सेप्टेंस मिलता है। तो जो इंसान उसी समस्या से गुजर रहा होता है उसको लगता है कि यार ये तो एक रूट है, एक रास्ता है अपना स्ट्रेस को हटाने का, तो वो भी सेम में जाते हैं। तो बच्चों से बातचीत करते रहें, उनमें क्या मोबाइल में देख रहे हैं, क्या मोबाइल में नहीं देख रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, उसके साथ वाले कैसे हैं, उसके साथ वालों में कोई बिहेवियरल डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है, कोई नशे की लत तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समझ करके पहले से आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, इमरजेंसी में तब्दील करते हैं। हमें लगता है यार ये रात ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा कैसे, कभी नहीं होता, अचानक कुछ भी नहीं होता। कोई भी अचानक चीज़ों की तैयारी बड़ी लंबी होती है। तो शुरू से ही ध्यान देना है, अवेयरनेस रखना है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में डिफरेंस है। मतलब आप बच्चे को इंडिपेंडेंस दे रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो रेकलेस हो रहा है। वहां पर आपको डिसिप्लिन तो थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। छोटा छोटा तनाव बच्चों को शुरुआती दौर पर देना चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप उनके ऐप मत बनिए। गिल्ट पेरेंटिंग मत करिए, यार मैं 5 दिन बच्चे के साथ में नहीं रह पाया तो लो भाई 2 दिन बिल्कुल ऐसा है कि एक्सेसिव हाई आप दे रहे हैं। तो आप खुद ही गिल्ट पेरेंटिंग में कई बार गड़बड़ी करते हैं। डिसीजन में शामिल करना, डिक्टेटरशिप हटाना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है पेरेंट्स को भी डेवलप करनी पड़ेंगी। आई थिंक सर जो हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, मैंने भी, आलोक ने भी, हम श्योर कनिष्क ने भी, कि दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स में, लाइक मैंने अपने पेरेंट्स में भी, इन लॉज में भी, ये लोग हमारे दोस्त बन के रहे सर। कि इस वजह से हम अब लाइक मेरे पेरेंट्स भी, इधर इन लॉज भी, वो दोस्ती वाला इन्होंने हमेशा रिलेशनशिप रखा कि हम कुछ भी बात इनसे कर पाए, तो वो चीजें हैंडल करनी आसान हो जाती हैं। हाँ। तो आई थिंक वो भी संवाद, तो देखिए कम्युनिकेशन जो है वही की है किसी भी बेसिक रिलेशनशिप का, किसी भी कनेक्शंस का जो रूट है वो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सारा खेल कम्युनिकेशन का है, सारी गड़बड़ियाँ उसकी वजह से होती हैं। और आपने एक वर्ड यूज़ किया था, जो जनरेशन है नई, वो सेंसिटिव नहीं है, फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल है वो टफन ग्लास की तरह कि एक कांच का टुकड़ा मारा और वो पूरा बिखर गए। तो क्योंकि हमने उनकी तैयारी नहीं करी है। हमें आप देखिए कि आज का जो 15 साल का बच्चा है और 20 साल पहले जो 15 साल का बच्चा था, उसकी सोच विचार में बहुत डिफरेंस है, उसकी स्ट्रेस हैंडलिंग में बहुत डिफरेंस है। बिकॉज सोशल मीडिया का जो युग है उसने बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग को भी प्रभावित किया है, बच्चों के थॉट प्रोसेस को भी प्रभावित किया है, सोचने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है और वो पर्सनालिटी को शेप दे रहा है। तो एक नया बच्चा तैयार हो रहा है, तो पुराने वाले जो मॉडल हैं पेरेंटिंग के वो नहीं चलेंगे। अब नया मॉडल करना पड़ेगा। स्मार्टफोन के साथ अगर है तो पेरेंटिंग भी स्मार्ट करनी पड़ेगी, इसका रिक्वायरमेंट है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल था भास्कर में कि सोशल मीडिया और डिमेंशिया। हाँ जी, आप सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज से डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है, इस आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। जी 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 निश्चित तौर पर आप देखिए, बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मेरा दिमाग एक पेन ड्राइव की तरह है, उसमें क्या है 10 GB की रैम है या 10 GB उसकी कैपेसिटी है। 9.9 GB में मेरी दिन भर की आपाधापी, कचरा, थॉट्स जिनका कोई चैनलाइजेशन नहीं है ना, वो सब भरा हुआ है। तो 0.1 GB रैम कितना काम करेगा यार, उसमें कितना अपलोड होगा, कितना डाउनलोड होगा, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सोशल मीडिया के यूज से हमारा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन और मेमोरी ये प्रभावित हो रहे हैं। ये तो एक्सटर्नल देखने में, बट ब्रेन में केमिकल और स्ट्रक्चरल लेवल पे भी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से
न केवल डिमेंशिया बल्कि हर मानसिक रोग का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया की बात करें, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस दूसरा ये भी है कि कंपैरिजन की एक भावना आ रही है सोशल मीडिया की वजह से। यार आपने हो सकता है 6 दिन आप बहुत परेशान रहे हो, आपने एक दिन डाला कि मैं तो फैमिली के साथ मनाली में हूँ, अब दोस्त को लग रहा है यार क्या ज़िंदगी चल रही है, अपनी लाइफ में तो कुछ है नहीं। अब ये नहीं पता कि 6 दिन बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, एक दिन उसने मनाली में डाला, तो आपने भी उसको बताने की अनजाने में उसको भी डेंट पहुंचा दिया कि यार हम तो ढंग से जी नहीं रहे, मुझे भी जाना है। तो एक कंपैरिजन की भावना, बुलिंग बहुत बढ़ गई है, साइबर बुलिंग के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे सेक्सुअल अब्यूज भी सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं, जिनके केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी के लोग शिकार हो रहे हैं, अंदर ही अंदर साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। तो क्राइम का भी टाइप बदल गया है और उसका जो मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी बुरा पड़ रहा है। तो सोशल मीडिया कॉज है डिप्रेशन का, या डिप्रेशन की वजह से लोग सोशल मीडिया जाते हैं? दोनों बातें सही हैं। एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में बात करूं तो डिप्रेशन, एंजाइटी, अटेंशन डेफिसिट और पर्सनालिटी में नॉवेल्टी सीकिंग, कुछ नया करने का, मुझे कुछ लोगों को फितूर होता है, जिसको आम भाषा में फितूर कह सकते हैं, हम लोग पर्सनालिटी ट्रेट कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से जिन लोगों में ये होता है उनमें सोशल मीडिया का यूज़ करने का, स्क्रीन का एडिक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इसके यूज़ से भी सारी बीमारियां हो रही हैं। न केवल अभी डिप्रेशन, एंजाइटी, बल्कि शारीरिक बीमारियां भी बहुत देखने को मिल रही हैं। बैक पेन होना, आंखों में स्ट्रेन होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस होना। तो ये डबल एज सॉर्ड है, दोधारी तलवार है। अगर आपने इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपको एक्स्ट्रा नुकसान पहुंचाएगी। सर, हम सुसाइड रेट की बात कर रहे थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हाउसवाइफ्स, इंडियन वुमेन में भी सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन वुमेन कंट्रीब्यूट टू 36% ऑफ द सुसाइड्स ग्लोबली, एंड इसमें से मोस्टली वुमेन वो होती है जो एक टॉक्सिक मैरिज में फंसी होती है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ की मात्रा हम कम कर पाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपने कॉज बताया वो सीधा सीधा सोशल फैक्टर्स को ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है ना। तो उसके लिए जो मेरे रिकमेंडेशंस हैं या मेरे सुझाव हैं वो यही रहते हैं कि जितना ज़्यादा हम वीमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, जैसे उसकी शिक्षा और आर्थिक आज़ादी। भाई यूजुअली आप देखिए कि आप अपने मन का काम तब कर पाते हैं जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, जब आप शैक्षणिक स्तर पर आप मजबूत होते हैं। तो रूट कॉज तो वहाँ पर है कि हमें जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है शादी ब्याह का, अच्छे से समझना चीज़ों को, कब शादी की सही एज है नहीं है, बच्ची तैयार है या नहीं है, और उसके एडजस्टमेंट में क्या हमने उसको ट्रेनिंग दी है, क्या वहाँ पर वो स्ट्रेस को कैसा सामना कर पाएगी और कहाँ पे कितना उसे बोलने की आज़ादी होगी। तो अगर हमने इस चीज़ को ट्रेंड किया तो बेहतर है कि उसे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, सही समय पर उस रिलेशनशिप से हटने का मौका मिलेगा, जो कि ऐसी हृदय विदारक घटनाओं से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। तो रूट में अपन काम करेंगे तो शिक्षा पे, आर्थिक स्तर पर, और बच्चे या बच्चियों को ट्रेंड करेंगे कि हम ये रेड फ्लैग्स हैं रिलेशनशिप के, ये समस्याएं हैं, यहाँ पर अपने को वॉइस को रेस करना है, उसमें हमें बात करनी होगी। और ये भी देखना है कि क्या वाकई में जो भी कभी भी प्रॉब्लम हो, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज होते रहते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास में आते हैं, कई बार कोर्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर एक पेयर के रूप में देखना होगा कि कहाँ पर एडजस्टमेंट में कोई इश्यूज हैं, क्या वाकई में वायलेंस कॉज है, क्या वाकई में जो टॉक्सिक पार्ट है उसमें हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है। कई बार ये देखते हैं कि बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये सब भी रहता है जिनमें स्ट्रेस कोपिंग के लिए प्रॉब्लम होती है और जो कई बार सेल्फ हार्म के रूप में हमें दिखती है। तो ये एक ही पहलू से देखना बेहद ही सुपरफिशियल हो जाता है। इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल, सारे फैक्टर्स पे हमें गौर करना होगा। और निश्चित तौर पर जो कम्युनिकेशन है, मैंने जो बोला ना कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा यहीं पे आएगी कि कब उसे हेल्प लेनी है, कब उसे किससे बात करनी है। ये हमने पहले से ट्रेंड करके भेजा, पहले से ट्रेंड किया हुआ है। अब वो किसी नए जगह पर गए या कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी बात बताना सीखा, जैसे ही बात बताएंगे तो आप उसके हेल्प के लिए रेडी हो गए। सर, बट थोड़ा सा ना यहाँ पे इंडिया में विमेन को सिखाया जाता है कि सह लो। तो वो चीज़ भी, चाहे पेरेंट्स जितना मर्जी रेड फ्लैग्स, मैंने ही कुछ ऐसे केसेस देखे हुए हैं कि जहाँ पेरेंट्स अच्छे खासे एजुकेटेड हैं बट उनकी बेटी सफ़र कर रही है मैरिज में, बट उनको ये लगता है स्टिग्मा कि नहीं सब क्या बोलेंगे, सह लो।
निश्चित तौर पर ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ही क्लियर कट हेल्दी बाउंड्रीज अब अपडेट करने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या सामंजस्य है, कहाँ पे सहना है। कई बार ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये फ्रॉड के शिकार होते हैं, मेल्स भी फ्रॉड के शिकार होते हैं, वो भी केस हमारे पास में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आप देखिए कि मेल सुसाइड रेट वीमेन से कई तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जेंडर के बजाय अगर हम इक्वलिटी की बातें करेंगे, देखिए अगर हम रूट से हटाने की बात करेंगे तो इक्वलिटी की जहाँ पर बात करेंगे तो चीज़ें अच्छे से हटेंगी। लेकिन जैसे ही हम जेंडर बायस होते हैं कि नहीं यार ऐसे ही खराब लोग हैं या खराब तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा है भी, क्योंकि हमें उल्टे केसेस भी देखने को मिलते हैं। और दूसरा, अगर ये आपके जानते समझते हुए टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सिर्फ स्टिग्मा की वजह से आपने वो नहीं किया है, तो मुझे लगता है ये भी गलत है। उनका आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। सोसाइटी के टैबू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परिवार के लोगों का एग्जिस्टेंस। अगर वो खतरे में आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। वहाँ पर आपको सपोर्ट के लिए चाहे बेटा हो या बेटी हो वो भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर हमें हर प्रकार के केसेस देखने को मिलते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि मेन में सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 2.5 गुना है कंपेयर टू विमेन। और आदमियों में सबसे ज़्यादा 30 to 44 के एज में है। क्या आपने एक्सपीरियंस में ऐसे देखा? लास्ट बार कब रोए थे आप? हाँ जी, लास्ट बार कब रोए थे आप? लास्ट में कब रोए था? फूट के रोए थे, जहां पर आपको ये ना लगे कि वो क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या सोच रहे हैं, पापा क्या सोच रहे हैं। लास्ट बार याद है? मुझे याद, बता दो। मेरे सामने हुआ था जब यू केम बैक फ्रॉम अ ट्रिप। उसके बाद मैं तो मैराथन कंप्लीट करके भी रोया था। वो तो पर आई थिंक खुशी के आंसू थे। वो रोना इज डिफरेंट। वेंटिलेशन वेंटिलेशन के बाद देखिए क्या होता है हमारे समाज में। सर, आई बिलीव ये हुआ था प्रोबेबली 2 साल पहले। 2 साल पहले। और उस टाइम पे मेरे घर वाले भी अच्छे से जानते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ फेज चल रहा था। और तब तो मतलब इतना तक भी, चलिए सुसाइड सर एक चीज है कि थॉट्स आपके कहीं भी जा सकते हैं। यस कहीं भी जा सकते हैं। आप कभी भी किसी आदमी से मत पूछे कहाँ तक सोच लिया था, क्योंकि सोच तो अल्टीमेटम तक चली ही जाती है। एंड मुझे एडमिट करने में ये कोई, पर वो सीरियस थॉट नहीं होता, वो तो एक पासिंग थॉट था, आया गया, उस पे इनैक्ट नहीं किया। पर हाँ, अब आप देखिए कि मैं बहुत आसानी से बता पा रहा हूँ कि मैं कब रोया, आप कब रोए, आसानी से बता पा रहा हूँ। लेकिन उल्टा इसका देखिए कितनी बार रोने का मन हुआ होगा जब नहीं रोए होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम मेल के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूर समाज है। पुरुष को रोने की आजादी नहीं देता। जैसे ही आप रोएंगे तो आपके ऊपर सबसे पहले एक ठप्पा लगे, अबे लड़की है क्या, लड़की की तरह रो रहा है, लो भैया नहीं रोएंगे यार अगली बार। आपको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं जाता। आपको कष्टों को झेलते हुए, अपनी मानसिक समस्याओं को झेलते हुए उस पे आगे चलने पर आपको तमगा मिल रहा है, यार वो सब सह गया, बहुत अच्छे से सह गया, कुछ भी नहीं, चू से चा नहीं किया। अब ऐसे समाज में क्यों नहीं होंगे पुरुषों के सुसाइड? इतना स्टिग्मेटाइज है ना। मैडम ने अभी बात करी औरतों के सुसाइड की। कितने सारे हमारे पास मानसिक रूप से डोमेस्टिक वायलेंस मेल झेल रहे होते हैं, कितने मेल्स उसको कह पाते हैं, कितने सारे वो रिलेशनशिप से हट पाते हैं। गालियां पड़ जाएंगी उसमें तो कोई सिंपैथाइज तो कोई करने नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि कोर्ट वगैरह ने भी जो पुरुषों के लिए कानून बने हैं उनकी ज़रूरतों पर फिर से सोचने के लिए बात कर रहे हैं कि वाकई में इसमें हमें पुनर्विचार करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो समाज है वो पुरुषों के लिए बहुत ही क्रूर है, जिसकी वजह से पुरुष जो है अपने मन की बात नहीं कह पाते, रो नहीं पाते, सही समय पर हेल्प नहीं ले पाते। माचो मैन की उनको अपनी इमेज बना के रखनी, इसलिए वो अपने बहनों से, अपनी पत्नियों से, अपनी गर्लफ्रेंड से कभी फूट के रो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से सुसाइड जो रेट है वो मेल्स में ज़्यादा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये मेल्स जो होते हैं वो यूजुअली लीथल मेथड का यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें जिन आत्महत्या के प्रयासों का परिणाम मृत्यु होता है, इसलिए पुरुषों में ज़्यादा होता है क्योंकि ये लीथल मेथड यूज़ करते हैं। आप कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल बता सकते हैं जो आपके पास आए हो? मेजरली इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि इस टाइप के केसेस होते हैं। तो अगर कोई भी उस चीज़ से सफ़र कर रहा हो तो प्लीज़ जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी पुरुष को डिप्रेशन हो सकता है। पहली बात, अगर आपके मन में
नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है, आप वर्थलेस हैं, यूजलेस हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप नहीं हैं, ये डिप्रेशन है, ये एक जो सामाजिक परिस्थिति है वो हो सकती है, ये आप नहीं है। पहले तो इसकी वजह से आपको डिले देना है कि आप उस पर एक्ट नहीं करें। आपको ये समझना है कि ये लाखों लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, लाखों, हजारों में नहीं, लाखों लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट लेकर के उससे वापस आते हैं, उससे निकल पाते हैं, उससे निजात पा पाते हैं और अपना काम, अपनी ज़िंदगी बहुत बढ़िया ढंग से जी रहे होते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल मेरे पास में भी हैं जहाँ पर लोगों ने डिसाइड ही कर लिया था कि आज तो मतलब एक पेशेंट मेरे पास ऐसा आया था, उसने बोला था सर कि आया वो, उसने फीस डिपॉजिट किया और मैंने बुलाया, बोला कि सर आपसे एक दूसरा काम था। मैंने कहा क्या? बोला आप मुझे मेंटली हेल्दी लिख दीजिए और ये बता दीजिए कि ये मैं अपने होशो हवास में अपना लीवर किडनी दान करना चाहते हैं। मैंने क्यों 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 ऐसा करना चाहते हैं? बोले कि ये मरने से ज़्यादा बेहतर है कि मेरे सारे अंग ले लिए जाएं। तो आप देखिए कि उस व्यक्ति को नुकसान खुद को पहुंचाना था, उसको आत्महत्या करने में एक कहीं ना कहीं एक धर्म बहुत प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, तो उसका धर्म रोल प्ले कर रहा था कि उसे आत्महत्या नहीं करनी, तो उसने खुद को नुकसान पहुंचाने का ये तरीका ईजाद किया कि मेरे सारे अंग ले लिए जाएं ताकि मैं किसी के काम आ जाऊं। और जब उसका इवेल्युएशन किया तो वो सीवियर डिप्रेशन में थे, अच्छे खासे पैसे वाले भोपाल के पढ़े लिखे लोग, लेकिन आज ट्रीटमेंट के बाद बहुत अच्छे से सब कुछ काम कर रहे हैं। आज वो सोचते हैं कि ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा था, और वो इस बात को बड़ी बहादुरी के साथ एडमिट करते हैं कि अगर यहाँ पर हम नहीं आए होते तो हो सकता है कि हम डॉक्टर से रिजेक्शन मिलता मुझे कि नहीं आपको अंगदान नहीं करना है, आप ये ऐसे नहीं कर सकते, हो सकता है मैं सुसाइड कर भी लेता। तो इसके जो रूप हैं वो पता नहीं आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि जब कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाने का विचार आए, कई बार डेथ विश एक शब्द होता है, सुसाइड से डिफरेंट, यार मुझे ऐसा लगता है मर जाना इस जिंदगी से ज्यादा बेहतर होगा, हो सकता है, ये सब भी अगर आपके मन में आ रहे हैं तो आपको एक पेशेवर मनोचिकित्सक से जरूर मिलना चाहिए। इन सभी चीजों का इलाज संभव है, ये आप नहीं है, किसी ना किसी सिचुएशन का, स्ट्रेस हैंडलिंग में प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन है या किसी मेंटल डिसऑर्डर का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो सर बच्चों और सोशल मीडिया के लिए आपका रिकमेंडेशन क्या है? व्हाट इज द हेल्दी यूज, मतलब टीनेज से कम, और इसमें मतलब देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना कम से कम हो, और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल के पहले अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, आपके लिए हेल्दी ही है। और दूसरा ये है कि आप इंटरटेनमेंट पर्पस से एक लिमिटेशन बना लीजिए कि इंटरटेनमेंट के लिए मुझे केवल टीवी देखनी है, तो आप देखेंगे कि आपका स्क्रीन यूज मोबाइल पे अपने आप कम हो जाएगा। एक पास का स्क्रीन है, सर्वसुलभ स्क्रीन है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है मोबाइल की सबसे बुरी बात है कि हमेशा उपलब्ध है। टीवी देखने के लिए आपको पर्टिकुलर सेट में बैठना होगा, और यहाँ पर आपने यूट्यूब खोला, इंस्टाग्राम खोला और आप चेन पे चले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम ज़्यादा घंटे से भी इम्पोर्टेंट है कि मैं सोशल मीडिया का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्या आवश्यकता है और क्या मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या प्राथमिकता है, लिमिटेशंस क्या हैं, ये अगर मैं अवेयर हूँ तो अगर मैं 6 घंटे भी यूज़ कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर मेरे से जॉब रिलेटेड होगा। अब अभी आपका जो एडिटिंग टीम होगी, अब मैं उसको ज्ञान दूँ कि यार 15 मिनट यूज़ करूँ, तो उसके लिए तो काम नहीं करने वाली ये बात। तो मुझे लगता है कि मेरे जॉब प्रोफेशन के हिसाब से मुझे कस्टमाइज करना होगा कि मेरी एक्चुअल नीड क्या है, और दूसरा जॉब रिलेटेड स्क्रीन का यूज़ कितना है, जॉब रिलेटेड सोशल मीडिया का यूज़ कितना है, और इंटरटेनमेंट पर्पस से कितना है। मुझे लग रहा है जो इंटरटेनमेंट वाला पार्ट है वो अगर आप हटा दें और अपने जॉब के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चों की बात कर रहे थे और सोशल मीडिया, तो इससे सोशल मीडिया से आपने कई प्रॉब्लम्स बोली जो बाहर आती हैं, जैसे हमने फोकस और अटेंशन की बात करी, तो आजकल काफ़ी कॉमन हो रहा है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जी। तो उसको आप कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, ये बॉडी में क्यों होता है, मतलब एज ए साइंस इसका क्या वो है? मतलब देखिए ADHD जो है वो इस समय ज़्यादा हो नहीं रहा है, ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है अवेयरनेस बढ़ने की वजह से कि यार ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। तो इसकी वजह से एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है जो ADHD के डिटेक्शन के लिए भी आ रहा है। इसमें इंसान एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता, जगह जगह उसे लग रहा है कि यार अभी मैं सोच रहा हूँ लैपटॉप पे ये काम कर लूँ, आधे घंटे काम करूँगा, फिर इसके बाद मैं ये काम करूँगा, बट उसने 10 मिनट में फिनिश करने के नहीं, बिना फिनिश किए दूसरे काम में जंप कर गया, तीसरे काम में जंप कर गया। वो अपनी जो बारी है उसका वेट नहीं कर पाता, कहीं हम डिस्कशन में बैठे हैं कि उसको कब बोलना है, लेकिन वो बीच में कर जाएगा। और एक जगह पर फोकस करने वाली जो भी चीज़ें हैं, जैसे किताब पढ़ना,
उसके लिए हाई फोकस चाहिए, बट वो नहीं कर पाएगा। बदलती हुई चीजें जहां पर स्क्रीन बदल रही है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इनको वो फट 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 देखता चला जाएगा। इनको उनमें ऐसा लगेगा कि नहीं इसको अटेंशन डेफिसिट नहीं, ये तो 6 घंटे मोबाइल चला रहा है। लेकिन वो मोबाइल क्या है? डायनेमिक स्क्रीन है। डायनेमिक स्क्रीन में ये लोग आपको 4 से 6 घंटे बैठे हुए दिखाई देंगे। और ये छोटी छोटी चीजें भूलना, पेंसिल घुमा देना, पेन घुमा देना, अपनी चाबी भूल जाना, ये सब डेफिसिट्स बने रहते हैं। यूजुअली ये बच्चों में पहले प्रकट होता है। ऐसे बच्चे एक जगह शांत नहीं बैठ पाते, क्लासरूम से बहुत ज़्यादा उनकी शिकायतें आती हैं कि ये दूसरों को पढ़ने नहीं देता, फोकस नहीं रहता, इधर उधर बहुत चंचल है, कभी ये छू रहा है, कभी वो टच कर रहा है। उम्र के साथ साथ जो बॉडी का जो हाइपर एक्टिविटी है वो पार्ट कम होता चला जाता है। जैसे एडीएचडी के 2 पार्ट हैं, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। तो हाइपर काइनेटिक वाला जो पार्ट है जिसमें अति चंचलता है बच्चे में, वो उम्र के साथ में कम होती चली जाती है। बट जो फोकस वाला पार्ट है वो लगभग उतनी ही प्रॉब्लम के साथ में बना रहता है। तो ये लोग आईक्यू इनका कई बार बहुत अच्छा होता है, तो हमें लगता है कि यार ये इतना हाई क्यू वाला है, ये अचीव क्यों नहीं कर पाया? क्यों? क्योंकि वो अटेंशन डेफिसिट की वजह से उसका मेमोरी प्रॉब्लम आ रहा है, वो रिकॉल ही नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। रिलेशनशिप में भी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, इमोशन मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो जिसके चलते ये लोग बहुत प्रॉब्लम देखते हैं। आपने स्ट्रक्चर्स की बात करी, तो ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ये मैनिफेस्ट होता है। बट इसका भी बहुत प्रभावी इलाज संभव है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इन दवाओं का एब्यूज़ नहीं करना चाहिए। यूजुअली इसमें स्टिमुलेंट ग्रुप की दवाइयाँ यूज़ होती हैं, बट वो आपको हमेशा साइकियाट्रिस्ट की निगरानी में ही लेनी है, एब्यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई बार लोग इसका एब्यूज़ भी करते हैं। इसलिए सरकार ने इसे बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस के साथ देने के लिए और बहुत सर्विलेंस उसका फास्ट है। अगर मैं किसी को भी स्टिमुलेंट लिख रहा हूँ तो वो बाकायदा रिकॉर्ड होता है कि इन डॉक्टर ने लिखा है, इनको इतने दिन के लिए लिखा है, और प्रॉपर डिस्पेंसिंग होती है इन दवाओं की। जैसे मैं यूएस में गया तो मेरे को भी इसके बारे में पता लगा। हाँ, जबकि मैं टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे मार्क्स काफ़ी स्कूल में भी हाई थे, मैं बुक्स तो पढ़ लेता था, बट कभी टास्क कंप्लीशन और ये हाइपर काइनेटिक वाला पार्ट में भी ज़्यादा था बचपन में भी, कि आप बहुत सारी चीज़ें फैला ली, बहुत ज़्यादा एकदम स्टिमुलेट। तो इंडिया में तो कभी ऑफ कोर्स तब तक तो सुना भी नहीं था। जब बाहर गए तो इंडिया में तो शैतान बच्चा है, 2 चाटे पापा के, 2 चाटे चाचा के, 2 चाटे दादाजी के, बोर्डिंग में आपको वार्डन भेजेगा कि यार वहीं पे संभालेंगे, हम नहीं संभाल सकते। तो और मतलब मेरे साथ रियल स्टोरी है, मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया, फिर वहाँ पे थोड़ा बेटर हो गया कि वहाँ पे आपका काइंड ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइज में स्ट्रक्चर में आप ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करने लगते हैं। फोर्स्ड कोई ऑप्शन ही नहीं, सब लोग आर्मी की तरह एक टाइम पे उठ रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो देयर इज लेस रूम फॉर हाइपर एक्टिविटी मेरे ख्याल से। कॉलेज में फ्री काउंसलिंग होती थी, तो कॉलेज में जाके वहाँ यूएस में, तो वहाँ पे लाइक एवरीबडी को हैड एक्सेस की जाइए, एंड लाइक इट वाज एनकरेज्ड कि सबको जाके एक बार इसका वो फायदा उठाना चाहिए जब एक सर्विस दी जा रही है। तो हम गए तो वहाँ पे पता लगा कि हाँ आपको है एंड यू आर ऑन अ स्पेक्ट्रम, और फिर उसके दोनों मेडिकेशन भी और थोड़ा काउंसलिंग भी शुरू हुआ। बट फिर आफ्टर 6-7 months मेरे को लगा कि हाँ मेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, तो आई डिसकंटिन्यूड। और तब से मतलब ठीक है, मतलब इट्स नॉट, आई गेस एज के साथ भी वो इम्प्रूवमेंट होगा कि लाइक आप बता रहे थे कि हाइपरकाइनेटिक वो वाली चीज़ें कम हो जाती है, मेरे ख्याल से वो टेंडेंसी ज़्यादा थी एज के साथ में भी। और कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइज करने लगते हैं चीज़ें, अगर आप डिसिप्लिन रखने लगते हैं, वो भी एक बिहेवियरल थेरेपी का एक हिस्सा ही है। जैसे अब सपोज आप एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, तो वो भी उस ट्रीटमेंट का पार्ट ही है। जैसा मैंने बताया कि लगभग हर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में हमें मेडिकेशन के साथ साथ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन तो रिक्वायर्ड होते ही हैं। तो आपके केस में या एडीएचडी के केस में हमेशा जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, दिनचर्या है, वो बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट है ना। और साथ ही साथ अगर आप मेडिकेशन भी लेते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। कई बार इसमें हम बड़ा सिम्टोमेटिक रहते हैं ऑन पेशेंट डिमांड पे भी कि नहीं सर मेरा फोकस अभी सही है और अब चीज़ें जो हैं मैं बढ़िया कर पा रहा हूँ, तो क्या हम दवा ऑफ करते हैं। तो कई बार हम ड्रग हॉलीडे के कंसेप्ट लाते हैं, कुछ हफ्ते में कुछ दिन के लिए दवा बंद करना, कुछ दिन के लिए चालू करना, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि असेसमेंट में उसकी सीवियरिटी कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिकली आपको आपकी लाइफ में कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह से, जिसे हम लोग सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन बोलते हैं। उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब किसको और कितने ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये दवा वैसे बहुत एडिक्टिव भी होती है, क्योंकि मेरा डर वो भी था एक उस टाइम पे कि कहीं मैं पूरी जिंदगी ऐसे फिर दवा लेके जीऊंगा। ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। हमारे साइकियाट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ड्रग्स को लेकर के, मेडिकेशन को लेकर के बहुत बड़ा स्टिग्मा है।
सेल्फ कंसेप्ट से हम लोग उसमें काम करते हैं। कुछ भी काम नहीं करता, मेरा कंसेप्ट काम करता है जो मैंने सोचा हुआ है। तो इन किसी भी साइकेट्रिक दवाओं की, कोई भी जो भी हम मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, किसी भी दवा की लत नहीं लगती, किसी में भी एडिक्शंस नहीं है, अगर उससे प्रॉपर निगरानी में लिया जाए। यूजुअली हम लोग बड़ी छोटी सी गलती करते हैं, हम जरूरत और आदत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मुझे अगर डायबिटीज का कोई इंजेक्शन चल रहा है तो वो हमेशा चलेगा, क्यों? क्योंकि मुझे आदत नहीं है, जरूरत है भाई। मैंने चश्मा लगा रखा है, मुझे आदत नहीं है, मुझे जरूरत है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी दवा मैं ले रहा हूं, उसकी आदत नहीं, जरूरत है। वैसे ही आपके बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसमें हो सकता है आपको लंबे समय तक या हो सकता है आजीवन दवा लेनी पड़े, लेकिन वो आदत तो नहीं है, वो जरूरत है। इसलिए हम आपको हफ्ते शुरुआती में 30 दिन 60 दिन में बुलाते हैं ताकि हम असेस कर सकें कि अब कौन सा डोज जरूरी है। कई बार चीजें इसमें डायनेमिक होती हैं कि हो सकता है अभी आपको 18 मिलीग्राम कोई दवा लग रही हो सकता है बाद में वो 10 मिलीग्राम लग रही हो सकता है बाद में 26 लग रही हो। तो अगर आप निगरानी में रहते हैं, आपके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सही समय पर होते रहते हैं, तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स कम से कम होते हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। आप सोचिए कि एक इंसान ऐसा है जिसको फॉर एग्जांपल एंजाइटी डिसऑर्डर, उसने अपने जिंदगी के 60 साल काट दिए और उसको एंजाइटी डिसऑर्डर वो जीता चला गया, और समाज की नजर में उसने कोई दवा नहीं खाई। लेकिन आप उससे ये तो पूछिए कि यार उसने कैसी लाइफ जी 60 साल, भाई कितनी सारी प्रॉब्लम जूझी, कितना सारे पोटेंशियल थे, जितना वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता था। उसे हो सकता है कि एक रीजनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला, हो सकता है उसके अंदर कैलिबर IIT का रहा हो सकता है IIT का किसी अन्य बड़ी यूनिवर्सिटीज का रहा हो, उसको IIT में मिला हो। तो सफरिंग जो है कई बार आप उसको हटा सकते हैं। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, बेस्ट है कि आप उसका ट्रीटमेंट लें, उससे जूझे नहीं, वो ज्यादा इजी रास्ता है। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी से मिलते हैं, किसी को जानते हैं, हमें वैसे आदमी ठीक ठाक लगता है, आदमी और ठीक ठाक लगता है, पर हमें लगता है यार कितना मुश्किल है इसके साथ रह पाना, को इसके साथ कैसे रह पाता होगा, मतलब इसकी बीवी बच्चे माँ बाप या दोस्त अगर कोई हो या कलीग्स, तो वो ये कोई मतलब मेंटल डिसऑर्डर है या ये? हाँ, मेरी साइकेट्री में इसको जगह तो दी गई है। इसे हमारी भाषा में पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। हर इंसान का एक व्यक्तित्व का एक छाप होता है, एक तरीका होता है कि वो स्ट्रेस को कैसे डील करता है, वो अपने को दूसरे से रिलेट कैसे करता है, किसको कितना स्पेस देता है। ये ताना बाना हमारी पेरेंटिंग का और समाज का लगभग 14 से 20 साल की उम्र तक डिसाइड हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस टाइप की प्रवृत्ति का होगा। तो हमारी भाषा में अगर अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार के तरीके से, अपने आचरण के तरीके से अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसे हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं। कई बार उनको ये लगता है कि सब लोग उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, सब लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनकी सफलता से जल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो बदला ज़रूर लूँगा, अब उसने मुझे कहा है मैं इसका बदला ऐसे लूँगा, ग्रजेस होल्ड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग, जिन्हें किसी को मारने पीटने में तकलीफ नहीं होती है, आप लोगों ने पढ़ा यार कैसे मर्डर कर दिया, जैसे ब्रेड में जैम लगा रहा हो, इतनी आसानी से कैसे कोई मर्डर कर सकता है। इन लोगों को किसी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। एक ह्यूमन के फॉर्म में ये किसी के पेन को फील नहीं कर पाते। ऐसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं। कई डिसऑर्डर होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बहुत ही ज़्यादा रिजिड अपने थॉट के लिए। उस थॉट में किसी की कोई एंट्री नहीं होती, उस थॉट में आप कुछ भी किसी भी प्रकार की बहस नहीं कर सकते, यस और नो, ब्लैक एंड वाइट। ऐसे भी लोग होते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यूजुअली जो वीमेन में कॉमन है, भावों का बहुत ज़्यादा नियंत्रण होना, आप या तो किसी के दोस्त हैं या दुश्मन हैं, इस टाइप के जो भावों पर नियंत्रण नहीं रह पाने की वजह से रिलेशनशिप में कई बार आपने समस्या सुनी होगी, कोई कलाई काट रहा है, कोई बार बार खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, ब्लेड से निशान बना रहा है, गुस्सा हुए तो खुद को बाथरूम में बंद कर लिया 3-3 4-4 घंटे। मेरी आपसे बहस हुई, घर वाला हूं आपका, लेकिन आप मेरे से 6 महीने बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देना। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम एक कैटेगरी देते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यूजुअली ये हाईली मिस्ड है। यूजुअली रिलेशनशिप इश्यूज में सबसे बड़ा रोल इसी का होता है और ये पता ही नहीं चल पाता कि किसी व्यक्ति को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। कुछ ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिनमें डिवोर्स रेट लगभग 90% के आसपास है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग रिलेशनशिप में स्पेशली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और अब आप पूछेंगे कि भाई रिलेशनशिप में ही क्यों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों नहीं, वो इंसान तो अपने माँ बाप के साथ में रह रहा था। तो क्या होता है कि बायोलॉजिकल जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे भारत में, उनका टॉलरेंस डिफरेंट होता है।
आप मेरे बच्चे हैं तो मेरा आपके व्यवहार के प्रति एक थोड़ा सा कॉर्नर जो रहेगा डिफरेंट रहेगा, लेकिन एक जैसे ही आप नॉन बायोलॉजिकल पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हैं उसका टॉलरेंस डिफरेंस होता है, तो फ्रिक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये लोग एडजस्टमेंट के इश्यूज से हमेशा जूझते रहते हैं। खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप में इनको बहुत तकलीफ आती है। इन केसेस में ज़रूरी है कि वो कुछ अग्रेसिव इस टाइप का नेचर अपनाएं, या ज़रूरी नहीं है कि अग्रेसिव हो जाएं या कुछ ऐसी चीज़? कई केसेस में जैसे मैंने बताया एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, OCPD है, इन सब में एग्रेशन का आता है। और जैसे एक है एंशियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो उसमें इंसान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहता है, अपने में ही रहता है, सेल्फ एब्जॉर्ब रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं होता है। एक सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उसमें भी लगभग ऐसे ही फीचर्स आते हैं। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हिसाब से कई बार वेरी कर सकता है। एक्सेसिव इमोशन डिसरेगुलेशन जहां आपको दिखाई दे तो कुछ तो प्रॉब्लम उसमें है। अब वो हो सकता है कि अलूफ रहना बहुत ज्यादा हो, जिस कोई मतलब ही ना हो, या इसका एक दूसरा फॉर्म बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, दोनों चीजें दिख सकती हैं। अब सर आते हैं, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं घर पे भी बहुत डिस्कस करता हूँ इस पे जी। मैं तो पूछता हूँ डायरेक्टली कि आपको लगता है भूत होते हैं? मुझे लगता है भूत नहीं होते। तो हर टाइप की कहानी आ जाती है कि इसको माता चढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरा तो मानना है कि वो भाई कुछ और इशू होगा, प्रोबेबली कोई मेंटल चीज हो सकती है। जी। इसके बारे में प्लीज थोड़ा elaborate करें। निश्चित तौर पर जैसे आपने बात करी माता चढ़ने की, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कन्वर्जन रिएक्शन। मैं एक स्त्री हूँ, मुझे आप सुन नहीं रहे हैं, मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, आप नहीं सुन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं घर में क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ। या कई बार मेल्स में भी हो सकता है, इसको मैं स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकता, मेल फीमेल कोई कि फीमेल कोई होता, मेल्स को भी होता है। आप मेरे को वैलिडेशन ही नहीं दे रहे हो, मैं कुछ भी किए जा रहा हूँ। तो बॉडी ने क्या किया, अवचेतन माइंड बड़ा बदमाश होता है, उसने क्या किया कि मेरे शरीर में ऐसे लक्षण प्रोड्यूस कर दिए कि जिसकी वजह से आप मुझे तुरंत अटेंशन देने लगो। जिस आदमी को आप दुत्कार रहे थे स्त्री होने के कारण, अब मैं माता बन गया हूँ, अब आप मेरे पैर भी छुओगे, आशीर्वाद भी लोगे, हो सकता है चढ़ोतरी भी देके चले जाओ। आप बॉस है मेरी सुन नहीं रहे थे, अब मेरे को क्या हुआ, मेरा हाथ ऐसे आपके सामने कांपने लगा, आपको लगा यार ये तो पैरालिसिस जैसा हो रहा है, इसको बड़ा दिक्कत है यार, बेचारे को आधा काम दो, एक हाथ हिलता रहता है। तो आप जिस व्यक्ति को दुत्कार दे रहे थे, मेरे को जबरदस्त इज्जत मिल रही, मेरी बात हो रही, भाई कैसे हैं सत्यकांत जी, कैसे हैं। जो इंसान मेरे से बात नहीं करता वो बात करने लगा। तो अवचेतन मन को जब ट्रॉमा पहुंचता है तो शरीर में ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कि वो शारीरिक लक्षणों में तब्दील हो जाता है। वो लक्षण कई बार कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। जैसे ये जो माता है वो ये सब नहीं है कि वहां पे कोई दूसरा उनका भगवान आ जाएगा, तो कल्चर टू कल्चर कई बार ये वेरी करता है। तो कल्चर बाउंड सिंड्रोम भी हो सकते हैं इसमें। तो मूल रूप से नो डाउट जो कॉज होता है वो हमेशा यही होता है कि कोई ना कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस डीलिंग है, पुअर है उसकी, और वो अपनी बात कह पाने में ढंग से सक्षम नहीं है किसी भी वजह से। हो सकता है उसकी सुनी नहीं जाती हो, या हो सकता है पर्सनालिटी में फ्लॉ हो एक्सप्रेशन का, और स्ट्रेस कोपिंग उसकी पुअर हो। और आपने बात करी भूत की, भूत भी ये हमारा रचा हो। भूत को किसने रचा, रचयिता हमें उसके लिए। और हर चीज का एक बेसिस होता है, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस आ जाता है। जैसे आपको बुखार आया, ऐसा बुखार आया जिसमें एक्चुअल में दवा की जरूरत ही नहीं, वायरल इलनेस है जिसमें दवा की जरूरत नहीं है। अब आपको आपके मम्मी पापा ले गए एक ओझा के पास में, उन्होंने कहा भाई ये अपन ने मंत्र मार दिया है, झाड़ू फेंक दी है, ये काला टीका वहां लगा देना, मिर्च वहां फेंक देना, और वायरल इलनेस 10 दिन के बाद ठीक हो गई। लेकिन आपके माँ बाप के दिमाग में, आपके दिमाग में क्या जाएगा, बाबा जी ने ठीक किया है, ओझा ने ठीक किया है। तो आपका बिलीफ सिस्टम रेडी हो गया ना। और मैं आपको कितना भी चैलेंज दे दूं, आप खुद ही का एग्जांपल दोगे, बोलोगे अरे यार मेरे को हुआ था सर, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कई बार इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। इतनी सारी परंपराओं के बावजूद आप देखिए कि आप किसी से अगर उसके बिलीफ सिस्टम से छेड़छाड़ करेंगे तो एग्रेसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से कई बार लोग इसके शोषण का शिकार होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक इंजीनियर पति पत्नी मेरे पास आए, जिसमें हस्बैंड उसके इन लॉज बाहर बैठे हुए थे और वो उसके साथ में ओझा अश्लील हरकतें उस रूम के अंदर कर रहा था, उसके बाहर उसके हस्बैंड सास ससुर बैठे हुए थे। ये मैं आपको पढ़े लिखे समाज की बात कर रहा हूं। अब उस लड़की को उसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, जिसकी वजह से वो मेरे पास में लैंड अप हुई। तो आप देखिए कि जब मैंने उनसे बात शुरू की तो वो इस बात को लेकर के डिनायल मोड में थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, भ्रम होगा। जबकि डीप डाउन उनको भी पता है कि वो सही कह रही है, बट जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो आड़े आता है। आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, या हमारी वजह से ऐसा किसी को हो रहा है। तो ये तो इस तरह है इस चीज का। और ये कहाँ से हटेगा,
जब हम साइंस को एक्सेप्ट करेंगे। साइंस को एक्सेप्ट कराने के लिए कहाँ पे काम करेगा, जो कि मैं बात कर रहा था, सोसाइटी के स्तर पर, गवर्नमेंट के स्तर पर, स्कूल एजुकेशन के स्तर पर, कॉलेज एजुकेशन के स्तर पर, वहां पर काम करना होगा। आप सर बहुत सारे केसेस देखते होंगे ऐसे दिन भर में, बहुत अजीबोगरीब भी। आप एज अ डॉक्टर नहीं इफेक्ट होते विद ऑल दिस? आपको नहीं लगता कि कहाँ ही फंस गया मैं, ऐसा नहीं आता फीलिंग? बहुत 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 कठिन प्रश्न आपने पूछा है कि हमारा काम बहुत डिफिकल्ट है। समस्या यहाँ पर आ जाती है कि जो मेडिकल वाला पार्ट है वो अगर हमें केवल डील करना हो तो काम बहुत आसान है ना। हलवाई ऐसा ही है कि वो हलवाई बैठा है, उसको मिठाई खाने का लालच नहीं आता। तो यूजुअली क्या होता है कि कई बार हम लोग परेशान होते हैं और कई बार रेयर केसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एग्जॉस्ट तो होते हैं, हम लोग भी होते हैं। जहाँ पर ट्रीटमेंट की वकालत करनी हो, कई बार बीमारी से ज़्यादा जो खतरनाक है वो नादानी और लापरवाही है। अब मैंने पेशेंट को समझाया, 1 घंटे का समय दिया, आधे घंटे का समय दिया, भाई ये दवा नहीं छोड़नी है। उसने क्या किया, 2 महीने दवा खाई, जब ठीक फील होने लगा फिर छोड़ दी। तो एक कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर पेशेंट के लिए केयर है तो एक इरिटेशन सा होता है कि ओफो यार, ये जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है, अगर इसने सलाह मानी होती तो वो सफ़र नहीं करता। बट स्टिग्मा की वजह से लोग कई बार करेंगे वही जो उनका मन होगा। कई बार ये फेस करना पड़ता है, बट हमें अपना काम ईमानदारी से डेवलप करना होता है। स्ट्रेस हम में भी आता है, बहुत परेशानियां होती हैं, तो अपनी अपनी कोपिंग स्किल्स होती हैं। सबसे पहली बात, मेरी कोपिंग स्किल की बात करेंगे या फील्ड की? फील्ड ही ऐसा चूज़ किया है भाई कि यहाँ पर काम, ये तो मेरी चॉइस थी, है ना, सोच समझ करके यूज़ किया हुआ। दूसरा, अपनी रूटीन मेंटेन करना, जो और सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। लिखने का भी मुझे शौक है, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, और क्रिकेट में मेरी जान बसती है, क्रिकेट भी देखता हूँ। तो अपने अपने स्ट्रेस कोपिंग के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इंसान को तरीके खोज लेने चाहिए। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, जो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मैं क्रिकेट देख रहा हूँ तो सामने वाला भी क्रिकेट ही देखे। भाई फुटबॉल भी देख सकता है या नहीं भी देख सकता है। तो अच्छी बातचीत, अच्छी रूटीन, अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करने से चीज़ें अच्छे से सॉल्व हो सकती हैं और कोई भी इंसान स्ट्रेस में आ सकता है, ना केवल डॉक्टर बल्कि हर पेशे में ऐसा है। बट हम लोगों के साथ में थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है। कई बार ऐसे पर्सनल इश्यूज होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, बहुत हृदय विदारक चीज़ों से हम लोग गुजरे हुए होते हैं, लेकिन धीमे धीमे उसको भी कोप करना हम सीख ही जाते हैं। तो ये आपने काफ़ी अच्छी बात बताई सर कि स्ट्रेट कम्युनिकेशन है जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ है, जिनको आपके साथ लाइफ काटनी है या आप काटना चाहते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसा कुछ भी, कई बार देखो आपको लग रहा है कि मैं आपका लव्ड वन हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, आपने ये सोच लिया कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो मेरे लिमिटेशंस हों, वो मेरी सीमा के बाहर की बात हो। आपको समझना, वो तो आप समझ रहे हो ना कि मुझे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मैं भगवान हूँ, आपका परिवार का सदस्य हूँ, दुनिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मेरी भी तो सीमाएं हैं। हो सकता है मैं उल्टा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, आप जिससे हेल्प मांगने गए हो सकता है उसी को हेल्प की ज़रूरत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं होना है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि फैमिली मेम्बर्स नहीं समझ रहे तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। फैमिली मेंबर नहीं समझ पा रहे तो वहां पर आप पेशेवर के पास में चले जाइए। करेक्शन हमारे एंड से भी होना बहुत जरूरी है। यस चॉइस और एबिलिटी दोनों में थोड़ा यस बहुत बढ़िया। यस, पसंद और योग्यता में बहुत अंतर है। तो सर अभी इसमें अपन ने स्टिग्मास की बात करी, तो एक और स्टिग्मा जैसे जो मेरे दिमाग में आ रहा है, हाँ, कि एज अ डॉक्टर बनने में भी एक स्टिग्मा है, जैसे विद इन डॉक्टर जिसे एमबीबीएस करते हैं, तो साइकाइट्री पढ़ना अपने आप में क्या वहां पे मजाक उसी लेवल से शुरू हो जाता है? फर्स्ट सेकंड ईयर में जब आप चॉइस कर रहे हो स्पेशलिटी क्या जाएंगे, उसी लेवल तो पर ही तुम लायक ही नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं बन पाए, इससे साइकाइट्रिस्ट बन गए। जैसे डेंटिस्ट का भी थोड़ा सा वो रहता है कि नहीं हुआ तो बीडीएस में ले गए। नहीं, इसमें तो सबसे पहले ये करेक्शन की जरूरत है कि हम सभी डॉक्टर्स हैं, तो साइकियाट्रिस्ट भी डॉक्टर है। आई एम सेइंग विद इन डॉक्टर्स, जो सर्जन है वो क्या लुक डाउन करेगा साइकियाट्री? ना, लुक डाउन नहीं, बात लुक डाउन और लुक अप की नहीं, बात ये है कि ब्रांच से रिलेटेड स्टिग्मा है। बिकॉज साइकियाट्री में साइंस का एक्सेप्टेंस नहीं रहता। सबसे बड़ी समस्या वहां पे क्यों आती है डॉक्टर्स के मन में भी? बिकॉज हमारे एमबीबीएस का जो करिकुलम है उसमें साइकियाट्री का एक एस्टेब्लिश सब्जेक्ट नहीं, उसका एग्जाम नहीं होता। वो एक मेडिसिन विभाग है, मेडिसिन विषय है जिसमें हम इंटरनल मेडिसिन पढ़ते हैं। उसके अंतर्गत ही हमें 1 या आधा प्रश्न कभी आ गया 2 नंबर का या 5 नंबर का, उसको हमने याद कर लिया और हर बार लगभग वही प्रश्न आते हैं, उसको पढ़ करके हम पास हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो नए जो अंडर ग्रेजुएट है, नए क्या मतलब सभी लोग, साइकियाट्री का एक सब्जेक्ट के रूप में एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता। दूसरा, ग्लोरिफिकेशन इसका ऐसा है कि इसको एक स्टिग्मा और मजाक का विषय, अरे यार क्या ब्रांच ले रहा है यार, कैसे कर रहा है यार, और इसमें कैसे काम चल पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि यार वो है, ये तो उनके पास भेजो यार, ये तो तेरा वाला है। तो जब तक किसी भी
स्थिति के लिए अगर छीटाकशी मजाक का भाव रहेगा तो वो उसका एक्सेप्टेंस पुअर हो जाता है, स्टिग्मा को और बढ़ाता है। तो आपने बिल्कुल सही बात कही, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा स्टिग्मा, बहुत सारा हमें गैर मनोचिकित्सकों से भी झेलना पड़ता है शब्दों के रूप में, नो डाउट। और वो परंपरा अभी तक चली आ रही थी, अब हालांकि पिछले 10-15 सालों में अब लोगों के मन में एक्सेप्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर्स में कितना डिप्रेशन और कितना जरूरत होगी मेंटल हेल्थ की जो वो इग्नोर करते हैं खुद? प्रोफेशनल्स में, अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो लगभग सबसे टॉप पर है डॉक्टर्स, जिसमें सुसाइड का रेट सबसे ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली एवरेज लाइफ स्पैन 10 से 12 साल कम है डॉक्टर्स में, अनफॉर्चुनेटली। इसका आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया और बड़ा ही मतलब सामयिक प्रश्न है, बिकॉज इस समय डॉक्टर्स में भी सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा है। और बहुत सारे अगर सुसाइड रेट्स हैं तो इसके पीछे आप समझिए कि बहुत सारे ट्रीटेड और अनट्रीटेड केसेस के नंबर्स कितने ज़्यादा होंगे। तो कई बार डॉक्टर्स अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते। दूसरा, एक पूंजीवाद की चपेट में भी है, हर इंसान को कुछ ना कुछ करना है, किसी को खाली नहीं बैठना है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मेंटल हेल्थ इग्नोर होता चला जा रहा है और हमें और आगे बढ़ना है, और पैसे कमाने हैं, और मरीज देखने हैं। ये भी डॉक्टर साइड से भी थोड़ी सी समस्याएं तो आ रही हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट पुअर होता चला जा रहा है। आप यूजी में, पीजीज में देखिए, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, किसी भी प्रकार का आप देख रहे हैं मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारा ब्लेम होता है। ये सब झेलना, बच्चा यूजुअली 90% लोग अपने घर से बाहर ही पढ़ने जाते हैं मेडिकल में, वो भी रेडी नहीं होते हैं नए इन्वायरमेंट के लिए। दूसरा, हमारा सब्जेक्ट वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जैसे 12th आपने पढ़ा सीधा MBBS, इतना बड़ा गैप है उसकी क्वालिटी में और स्ट्रेस के लेवल पे, जिसकी वजह से कई बार हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। और वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स भी अपने मानसिक स्वास्थ्य की अवहेलना करते हैं, टाइम पे नहीं सोना, लेट नाइट पार्टीज करना, ड्रिंक्स करना, अल्कोहल लेना, इन सब की वजह से भी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, जिसके चलते डॉक्टर्स में सुसाइड रेट भी अच्छा खासा है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सर, एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होने के क्या नुकसान, क्या डिसएडवांटेजेस है? यार, सबसे पहले तो यही नुकसान है कि एक टैग हमारे ऊपर भी लग जाता है, पागलों के डॉक्टर हैं। कई बार हम ओला, उबर, कहीं पे भी गए, सर क्या काम करते साइकेट्रिस्ट? अच्छा वो सर, वो जो पागलों वाले डॉक्टर होते हैं वो होते हैं। तो कई बार और बड़े ही मासूम मन से पूछते हैं, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कोई मजाक का हिस्सा हो, बड़े मासूमियत से पूछते हैं। तो सर आप पागलों को ही देखते हैं? तो फिर उन्हें बताना पड़ता है भाई कि उनके हिसाब से कि क्या क्या पार्ट है, क्या क्या नहीं है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत 1-2 लोगों को बहुत खोया भी है ऐसे में, जहाँ पर उनका, मेरा एम था मेंटल हेल्थ की केयर करना या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को पहचानना, लेकिन कई बार स्टिग्मा की वजह से उन्होंने इसको अदरवाइज दिया कि उन्होंने दुश्मनी तक मन में बना ली। क्योंकि और कई बार उनका अनजाने में मैंने सहायता करी, उनका ट्रीटमेंट किया, उनके परिवारजनों को हेल्प करी, बट उन्हें ऐसा लगा कि यार ये तो डिनाइल की वजह से उनमें एग्रेशन, दुश्मनी जैसा भाव भी आ गया। तो ये भी डिसएडवांटेज रहे हैं। लेकिन जब आप जिस सीट पे आप बैठते हैं, तो अगर आपसे हेल्प साइकेट्रिस्ट के रूप में ली जा रही है तो वहां पर फिर अपना कर्तव्य बहुत ऊपर होता है, जिसको मुझे संभावना भी रही कि हाँ ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, बट वहाँ पे मैंने कर्तव्य को निभाना ज़्यादा बेहतर समझा। हालांकि वो पर्सन को मैंने लूज़ किया, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य सबसे ऊपर था। तो ये डिसएडवांटेज तो रहे हैं, नो डाउट। शायद दूसरा कोई रोग होता, उसमें मैं अपने किसी नियर डियर को बताता तो वो हो सकता है कि उसे बड़ा अच्छा लगता कि अरे यार इसने इतनी आसानी से डिटेक्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पर मेंटल हेल्थ की थी, तो वहाँ पे भी रूट कॉज जो है वो बैर भाव ना होकर के रूट कॉज जो है वो भी मेंटल हेल्थ के लिए स्टिग्मा ही है। सर, कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कभी जब आपको जैसे कहीं रहने ना दिया हो, या कोई ऑफिस की नहीं, हमें साइकेट्रिस्ट या पागलों के डॉक्टर को यहाँ अपने उसमें नहीं रखना है? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा है, बिकॉज अभी मेडिकल समाज में ऐसा तो नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि एक साइकेट्रिस्ट वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है, लेकिन ये यूजुअली जो साइकेट्री है, इसका बातचीत में ये एक मजाक का विषय, चुटकी लेने का विषय। अरे यार ये हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, एक अलग सा एक्सप्रेशन ला करके कि चूंकि स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एड्रेस करना। हाँ, लेकिन ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना तो नहीं करना पड़ता, लेकिन इसे बहुत हल्का विषय लिया जाता है, जबकि यह है सबसे जटिल विषय।
सर हमारे देश में करंटली बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि रेप कल्चर एट इट्स पीक है, सो मच कि एक 6 महीने की बच्ची से लेके 85 ईयर ओल्ड की बूढ़ी अम्मा को भी कोई नहीं छोड़ता है सर। बट जब कोई ऐसा हिनियस क्राइम कमिट कर रहा होता है तो काफी जाहिर सी बात है कि उसके दिमाग में कोई तो स्क्रू ढीला ही होगा। तो क्या दिस क्रिमिनल बिहेवियर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस? देखिए, कई बार ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। आप देखिए कि बहुत सारे जो अभी आप जिस घटना की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर से ही रिलेटेड अभी मुद्दा कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन आप देखिए कि जो इसमें हमारा सबका रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है कि हमको एक्ट से प्रॉब्लम है, बलात्कार के रेप के एक्ट से प्रॉब्लम है। जिस स्टेज तक मैं सोच रहा हूं, उसको कमिट नहीं कर रहा हूं, उसको एक्शन में तब्दील नहीं कर रहा हूं, वहां तक समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो उसका रूट कॉज है, जैसे वो क्या है, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान मानसिकता है, कहीं ना कहीं यूजुअली इसमें जितना भी इस टाइप की क्रूएलिटी है उसमें सेक्स का आनंद उठाना उद्देश्य नहीं होता है, पावर, क्रूएलिटी ये मुख्य एम होता है। तो क्या हमने अपनी सोसाइटी को विमेन की रिस्पेक्ट या इक्वलिटी बताना सीखा है? क्या हम पॉर्न देखने वाला समाज नहीं है, जहां पर जो सबसे ज्यादा सर्फिंग है वो पॉर्न की है? क्या उन पॉर्न साइट में रिलेशनशिप से जुड़े हुए वेबसाइट के हिस्से नहीं है? सेक्स विद एल्डर विमेन, सेक्स विद सिस्टर, इसको तब तक समाज को कोई तकलीफ नहीं है। हम विमेन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आरओ बेचना है, मशीन बेचनी है, कार बेचनी है, तो हम वहां पर साज सज्जा के साथ वीमेन को ही क्यों खड़ा कर रहे हैं? वो कोई इशू नहीं है, एक्ट से हमको प्रॉब्लम है। तो समस्या कहां पर आ रही है? इसीलिए प्रिवेंशन भी वैसा ही होगा। प्रिवेंशन में क्या बदला कि यार उनको सजा होगी, उससे रेप रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रेप प्रिवेंशन की बात हो रही थी, लेकिन शिफ्ट कहां पे हुई? वर्क प्लेस सुरक्षा की बात चालू हो गई। और उनका क्या, जो घर में 90 to 95% नॉन लोग सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, उसका क्या? उससे कैसे सुरक्षा देंगे? कोई भी रिश्ता आप वीमेन के साथ में बताइए जो अछूता रहा हो, जिसने बलात्कार नहीं किया हो, तो वाकई में क्या ये मुद्दा स्त्री और पुरुष का ही है? स्त्री और पुरुष का ही होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इसे किसी एक घटना के बाद बातचीत पर खत्म कर देते हैं। अभी कुछ दिन इसकी चर्चा होगी, फिर ये बंद हो जाएगा। मामला शुरू हुआ था रेप होने से, मामला हुआ है कि भाई वर्क प्लेस इन सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब मेरी सुरक्षा हो भाई, वीमेन को होता है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इंजीनियर हूं तो डॉक्टर का हुआ है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। अपन थोड़ी उस धरने में जा रहे हैं, हमको क्या मतलब डॉक्टर का हुआ है यार, वो वकील का हुआ है, हमको क्या मतलब यार, अपन तो डॉक्टर है। तो स्त्री का रेप हो ही नहीं रहा है, डॉक्टर का, वकील का, इंजीनियर का, दलित का, शोषित का, इनका रेप हो रहा है। तो रूट कॉज हटाने के लिए पहले हम ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर है। बाकी उसके बाद तो ये सब चीजें बहुत ही सुपरफिशियल हैं, बेहद सुपरफिशियल हैं जो अपन कर रहे हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा इसकी ज़्यादा चर्चा होगी, जितने ज़्यादा धरने प्रदर्शन होंगे, उससे उल्टा होगा। हो सकता है एक मध्यम वर्गीय परिवार जो बहुत करेज के साथ में अपनी लड़की को कहीं पढ़ने भेज रहा होगा, वो ज़रूर स्टॉप कर देगा। तो हमें रूट कॉज पर हटाने के लिए पहले ये तैयारी करनी होगी कि हम वीमेन को ऑब्जेक्टिफाई जो भी चीजें कर रही हैं उस पर प्रिवेंशन कैसे लाएं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के थ्रू हो या पॉर्न के थ्रू हो, या जैसे हम वीमेन का यूज करते हैं, झगड़ा रोकना है तो वहां पर फ्रंट ऑफिस पे वीमेन को बैठाया गया। वीमेन है इसलिए नहीं बैठाया जा रहा है, झगड़ा नहीं होगा इसलिए बैठाया जा रहा है। ये क्या कर रहे हो? तो इस सोच पर अपने को काम करना होगा, अदरवाइज रेप होते हैं, होते रहेंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसके लिए तो सर मोर देन ठीक है, आपको स्टार्टिंग से ही जैसे आपने कहा विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करना पड़ेगा। बट करंटली आई फील जब तक थोड़ा सा डर भी पैदा नहीं होगा कि हमारे सोसाइटी में अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ही, जैसे अब हमारी अपनी कंट्री का सिर बहुत झुक रहा है पूरे वर्ल्ड में, अगर वो खुद ही कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते जिससे लोग डर जाएं, तो भी तो उस चीज को रोका जा सकता है। डर से कोई चीज रुकेगी नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर का एक पार्ट हो सकता है। मैंने बताया ना कि रूट कॉज जो है वो पुरुष प्रधान मानसिकता है, वो रूट कॉज नहीं है। सपोज हमने एक को सजा दे दी, जैसे कई बार ऐसा अपन सुनते हैं कि यार अभी सूली में लटका देना चाहिए, चौराहे पे टांग देना चाहिए। क्या आप गूगल करके ये भी देख सकते हैं कि जिन देशों में ऐसे कानून हैं वो रेप मुक्त हैं क्या? वो बलात्कार फ्री है, उनमें बलात्कार हुआ ही नहीं जब से कानून बना। ऐसा हुआ है क्या? तो पता चलेगा ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो एक पार्ट है उसका लॉ एंड ऑर्डर, वो ही प्रिवेंशन नहीं कराएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारी जगहों पर, अगर हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो क्या हम दूसरे देशों में जाकर के देखें जहां पर दिया जा रहा है वहां पर रेप खत्म हो गए हैं, रुक गए हैं? ऐसा भी नहीं है। तो कई बार कुछ देश हमारे इस घटना की निंदा करके बेसिकली
जबरदस्ती का हमारा नाम एक्सपोज कर रहे हैं, नाम ला रहे हैं कि यहाँ इस देश में ऐसा हो रहा है। इस देश में थोड़ी प्रॉब्लम है, पुरुष प्रधान मानसिकता में समस्या है, विश्व के हर कोने में ऐसा हो रहा है। नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर का को अपना काम करना ही है, करना ही चाहिए, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, घर का क्या, चाचा ने रेप कर दिया, मामा ने रेप कर दिया, नाना ने रेप कर दिया, उसका क्या, उसको कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर कहाँ पर पुलिस आ जाएगी, क्या कर लेगी? और उसको फांसी में लटका भी दिया नाना को, तो क्या हुआ जिसने अपनी पोती का रेप कर दिया? रूट कॉज जो है वो है सोच, और हम चाहते हैं प्रिवेंशन केवल एक्ट का। इसमें और एक दो चीजें हैं भी वैसे, अगर आप देखें पनिशमेंट से ज्यादा हमेशा रिहैबिलिटेशन, जैसे सर को तो एक्सपर्ट है रिहैबिलिटेशन के, कि लोगों को सुधराओ, तो वही इसलिए रूट कॉज। और क्योंकि अगर मेंटल डिसऑर्डर यू हैव टू फोकस ऑन दैट, और जितना ज्यादा अपन पनिशमेंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इट्स स्टिल प्लेइंग टुवर्ड्स दैट ग्लोरी इमेज ऑफ दैट मैन। जो ये आदमी ऐसा कर रहा है वो अपनी जिंदगी ऑलरेडी वो कर चुका है कि अच्छा मैं जिंदगी, क्योंकि कहीं पे उसकी सोच वहां तक जाती ही नहीं, और आप ये कि वो नॉर्मल जिंदगी तो नहीं जी पाएगा ऐसा। अगर एक बार कोई भी छोटी भी पनिशमेंट मिल गई उसको, कहीं सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी उस पॉइंट के बाद। और रेपिस्ट का मैं आप ये सोचिए कि अगर रेप करने वाले को ये पता है कि उसको चौराहे में लटका दिया जाएगा, आपको लगता है जिसका वो रेप कर रहा है उसको वो छोड़ेगा जिंदा? आपको लगता है ऐसा छोड़ेगा वो? जिसको पता है कि उसको मर जाना है, चौराहे में लटका दिया जाएगा, मृत्युदंड सुनिश्चित है, ये है, तो ऐसा हो सकता है कि जिंदा वो छोड़े? तो मल्टीफैक्टोरियल चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटी की रीट्रेनिंग और स्कूल एजुकेशन के थ्रू इसका पेनिट्रेशन, सब तरफ से हमको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये केवल चीजें सुपरफिशियल बातों तक रह जाएंगी। तो सर क्या पॉर्न देखना गलत बात है फिर, या मास्टरबेशन क्या गलत चीज है? मास्टरबेशन गलत क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो सेक्स का फॉर्म है वो वीमेन के साथ करने को ही नेचुरल माना गया। आप देखिए कि पहले जो होमोसेक्सुअल थे, एलजीबीटी पॉपुलेशन, उनको मानसिक रोगी माना जाता था, उनको अपराधी माना जाता था। अब धीमे धीमे देखिए कि आप सजा, आईपीसी, सब कुछ चेंज होता जा रहा है, एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। तो बेसिक बात ये है कि पॉर्न जो है, इंडस्ट्री जो है, क्यों ग्रो करती है? क्योंकि सेक्स एजुकेशन का, खुली सेक्स टॉक्स का अभाव है। हमारा सेक्स टीचर कौन है? पॉर्न। क्योंकि स्कूल में जब चैप्टर आया तो बोले थे घर से पढ़ के आ जाना, ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, घर में भी बात नहीं होती है ना। तो इसकी वजह से उस लैकुना को यूज किया है पॉर्न इंडस्ट्री ने। और पॉर्न इंडस्ट्री क्या कर रहा है? समाज को विकृत कर रहा है। जैसे जो ऐसे रेप्स होते हैं, कई बार उनमें भी पॉर्न और नशे का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि ये वीमेन के प्रति जो अपराध है, वीमेन को जो ऑब्जेक्ट करने का है, ये इसको और कंफर्म कर देते हैं कि हाँ वो ऑब्जेक्ट है। और इनको पॉर्न में इस तरीके से दिखाया जाता है वीमेन को कि इनको यही पसंद है, हिंसा ही पसंद है, ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है। तो ब्रेन में कॉग्निटिव एरर्स भी आती हैं, जिसकी वजह से न केवल मानसिक विकृति आती है, बहुत सारे मेल्स पॉर्न की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन के रूप में आते हैं हमारे पास में, जिनको कंसेप्ट ही नहीं रहता, वो उसे नॉर्मल समझते हैं जो पॉर्न में दिखाया जाता है। तो ओढ़ा हुआ मानसिक रोग लेकर के चले आते हैं। उनको लगता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, सर मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता। प्लस इतने मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है। आप रेलवे स्टेशन में जाइए, जो भी बिना प्लास्टर की दीवारें, उसमें क्या मिलेगा? हताश निराश रोगी गुरुवार को मिले। कई बार पेशेंट हमारे पास कॉपी करके आता, बोलता मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मैं हताश और निराश हूँ। अब मुझे लग रहा है कि यार ये क्यों हताश और निराश, फिर उसको समझ में आता है वो अच्छा यार ये सेक्स की बात कर रहा है। और सीमेन को लेकर के, वीर्य को लेकर के इतना ज्यादा हमारे यहाँ महिमा मंडन हो गया है, जबकि वीर्य क्या है? सीमेन क्या? एक सिक्रीशन है भाई बॉडी का, प्रोजेनी को आगे बढ़ाने का। जैसे खून है, सलाइवा है, वैसे सीमेन है। उसको बता दिया कि ये पावर हाउस है भाई, यार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये गया तो सब कुछ खत्म। तो मास्टरबेटरी गिल्ट भी बहुत ज्यादा होता है। मास्टरबेशन क्या है? सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करने का माध्यम है। बल्कि आप देखें कि अगर मास्टरबेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत एक्सेसिव है, जो हमें कंपल्सिवली करना पड़ रहा है, तो मास्टरबेशन एक मानसिक रोग में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर वो हमारे कंट्रोल में है तो वो बल्कि प्रोटेक्ट कर रहा है ना, कितने सारे रेप्स बचा रहा है। तो कहीं ना कहीं मिथ्स की वजह से ये चीजें और ज्यादा प्रोमिनेंट होती जाती हैं। बहुत सारे युवा मेरे पास आते हैं जिनको कोई सेक्स का रोग नहीं बल्कि मानसिक रोग है। इस थॉट प्रोसेस की वजह से, मिथ्स की वजह से वो जूझते रहते हैं, उनका शोषण किया जाता है। फलाने हकीम के पास में जा रहे हैं, इतने सारे दवाइयाँ खा रहे हैं जिनमें कोई एक ब्राउन लिफाफे में है, हमारी ही दवाइयों को खोल करके उन्होंने टैबलेट फॉर्म में दे रखे हैं और बेच रहे हैं उसको 10 रुपए का जो है दवा, उसको 2000 रुपए में। और इसका नाम ही रख दिया गया और स्टिग्मा बढ़ाने के लिए, गुप्त रोग। पहले से स्टिग्मा डाल दिया भाई, गुप्त रोग है। क्यों गुप्त रोग है भाई? तो आपने सेक्स को एक एसेट में दिखाया ना समाज ने,
कि यार बहुत संभाल के रखने वाली चीज़ है, तो इसके पूरा ट्रीटमेंट इसका डिफरेंट है पॉर्न के फॉर्म में। या तो हम बात नहीं कर रहे हैं या तो फिर पॉर्न सीधा सीधा उपलब्ध है। बच्चों की मानसिक विकृत हो रही है। मेरे पास आप बिलीव नहीं करेंगे, एक 16 साल 17 साल का बच्चा सिर्फ इसलिए आया था अपने लिए सेक्स उत्तेजक दवा लिखाने के लिए। भाई क्यों चाहिए सर, मुझे यही चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए सर? गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है। सोचिए, उसका उद्देश्य गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है। और ये आया कहाँ से? क्योंकि पॉर्न देखनी है उसको। उसको लगता है कि लड़की चिल्ला नहीं रही है, गिड़गिड़ा नहीं रही, तब तक वो संतुष्ट नहीं है। हमने दिमाग में भरा है ना उस बच्चे के। तो अब आप सोचिए कि वो बच्चा कहाँ से सेक्सुअली हेल्दी रहेगा और कैसे वो वीमेन के प्रति ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखेगा। हम उसको दे रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन है समाज का। वो एक बच्चा नहीं है, रिफ्लेक्शन है समाज का। तो मास्टरबेशन एक बेहद ही नेचुरल प्रोसेस है। जब तक मास्टरबेशन आपके कंट्रोल में है, आप कंपल्सिव में नहीं जा रहे हैं, तब तक मास्टरबेशन इज ओके। आपका सीमेन ही जाएगा ना मास्टरबेशन में भाई। जब आप वीमेन के साथ में सेक्स कर रहे हैं तब भी सीमेन जा रहा है। तो ऐसा क्या होगा कि मास्टरबेशन वाले सीमेन से आपकी कमजोरी आ रही है? बच्चे आकर के बोलते हैं सर मेरे गाल पिचक रहे हैं, याद नहीं रह रहा है, मेरे को वजन नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि हमने सीमेन को बिल्कुल पावर हाउस बना दिया कि इसी से ही सब कुछ होना है। अब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई ये बता, जब आप वीमेन के साथ में सेक्स कर रहे हो और मास्टरबेशन में जो सीमेन निकल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है यार? उससे तुम्हें कमजोरी नहीं आएगी, इससे क्यों कमजोरी आ रही है? क्यों? क्योंकि हमने इसको स्टिग्मेटाइज किया है। और क्या लिखा है अखबारों में, एडवर्टीजमेंट निकल रहे, बचपन की गलतियां। तो हमने शुरुआत ही करी ना, गुप्त रोग, बचपन की गलती, कुछ ऐसा अनोखा सा बना दिया है जिसकी वजह से लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक शोषण की इंडस्ट्री बन गई है, सेक्स रोग। आप बता रहे थे ना कि लोगों को माता आ जाती है। हाँ। तो एक ऐसा इंसिडेंस मैंने सुना हुआ है, पर्सनली तो कभी विटनेस नहीं किया। हाँ। पर्सनली विटनेस किया तो शायद मैं भी वही चीज करूंगा जो यहाँ पे हुई थी। तो अशोकनगर में रहती थी हमारी फैमिली बिफोर कमिंग, मतलब मेरे फादर का बर्थ ईसागढ़ में हुआ है। तो वहां पे कोई ऐसे ही माता की चौकी या कुछ इस टाइप का चल रहा था, जग रहा था। तो एक जो नेबरहुड में रहते थे कोई, वो खड़े हो गए और उल्टी सीधी बातें करने लगे और कहने लगे मुझे माता आ गई है। और कहने लगे कि ये मोहनलाल अरोरा शराब में पानी डाल के बेचता है। ऐसी चीजें मेरे दादाजी के बारे में बोलने लग गए। तो मेरे पापा आए, उस टाइम पे छोटे ही थे, उन्होंने मेरे दादाजी को बताया। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने अपना गए, जैसे थे अपना बनियान में और पजामे में वैसे गए, डंडा उठाया, वहां पे जाके उनका चालू था बैंड। तो उन्होंने आके बोला अच्छा तुझे माता आई है ना, मुझे पिता है। दे दिए डंडे, एक डंडा दो डंडा, निकल गई माता पूरी। तो कई बार देखिए, जो मैं बात कर रहा था उसका भी रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं अपने मन की बात, अपने मन की कुंठा माता जी के नाम के थ्रू पहुंचाऊंगा तो जो मास है वो मेरी बात पे बिलीव ज्यादा करेगा। हाँ। और डांटनी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी, और लोग कहेंगे देखो यार साक्षात भगवान ने आकर के बोला है। तो बिल्कुल सही बात होगी। बिल्कुल से तो ये यहाँ पर थोड़ा मैनिपुलेटिव भी हो सकती है चीजें कि उन्होंने मैनिपुलेट किया हो, माता का सहारा लेकर के। कई बार ऐसा भी लोग करते हैं। अब हर इंसान का वो रूट कॉज फिर चेक करना पड़ता है, ये एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम है, कितना अपनी बात मनवाने के लिए है, अपने ऊपर अटेंशन लेने के लिए, या डिसोसिएशन है। मेरा तो सर ये मानना है कि ये जितने भी ये होते हैं इस टाइप के, माता आ गई, ये आ गए, ये कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ही है, इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं है जी। निश्चित तौर पर ये स्ट्रेस का परिणाम ही रहता है। आप देखिए कि अपने यहाँ मूर्तियां बीच में दूध पीने लगी थी, कभी चोटी कटवा आ जाता है ना। आपको 15-20 साल पहले याद हो कि मूर्तियां दूध पी रही थी, चोटी कटवा जाता, बीच बीच में ऐसा हो जाता ना कि वो वाली चुड़ैल आ गई। ये सभी स्ट्रेस का ही रिजल्ट है, जिसकी वजह से पूरा मास उसमें जाता है, मास हिस्टीरिया। स्कूल का स्कूल, बच्चियां बेहोश हो जाती हैं, सबको भूत चढ़ रहे हैं, कई स्कूल्स में आपने सुना होगा। तो ये यूजुअली स्ट्रेस का ही परिणाम होती है और हम लोग इसे मास हिस्टीरिया कहते हैं। पर सर जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो आपने भी बताए थे अभी, तो मेरी वाइफ कहेगी कि शायद उसमें मैं भी फॉल होता हूँ बहुत सारों में। तो यस पहले तो आप ये बता सकते हैं मेरे से इंटरेक्ट करके कि आपको ऐसा कुछ लगा कि नहीं। अभी तो बहुत सटल वर्जन देखा है ना। ये तो कैमरा फ्रेंडली वर्जन। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसे देखना हो बार बार देखिए, है ना। तो उसका एक सेटअप और उसमें असेसमेंट का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो उस तरीके में जब कोई हमारे जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं उसके, जब उनके क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तभी कोई मेंटल डिसऑर्डर का हम लोग उसमें डायग्नोस करते हैं। अदरवाइज
मेरे जितने भी लक्षण हैं साइकेट्री के डिसऑर्डर्स में, है ना, आप देखेंगे तो लगेगा कि यार ये सबको है, कई लोग बोलते हैं यार ये तो हमको भी है। ये नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कोई सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन अगर बिहेवियर की वजह से हो रहा है, लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, तो उसे हम मेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी में डालते हैं। अगर उसकी वजह से आपके किसी भी बिहेवियर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, ना आपको, ना समाज को, ना आपके आसपास के लोगों को, देन यू आर मेंटली हेल्दी। और अगर वहां पर कुछ भी डिरेलमेंट आ रहा है तो सर्टेनली ऐसा लगता है कि मेंटली अनहेल्दी हैं हम। वहां पर आप स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई बुराई नहीं। ऐसा नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास में गए हैं तो आपको नो एग्जिट पॉलिसी है। भाई आपको ऐसा, आप हो सकता है कन्विंस नहीं हो, समस्या हो फिर भी कन्विंस नहीं हो कि नहीं मुझे नहीं लेना है ट्रीटमेंट, फिर भी आपके लिए रास्ता खुला हुआ। बट जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो असेसमेंट के लिए ज़रूर जाएं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और हम जितना डिले करते हैं प्रॉब्लम उतना और बढ़ती है। डिले करने पर डायग्नोसिस आसान होता है, ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता है। और इनिशियली क्या होता है, ट्रीटमेंट आसानी से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप ये बहुत ही आई ओपनिंग सेशन था हमारे लिए भी। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने आपको बताया हमारे तौर पर, आपके लिए क्या, जो अच्छा खासा जो गैर मनोचिकित्सकों का है, डॉक्टर्स हैं, उनको भी साइकेट्री का उतना आइडिया नहीं होता है। तो हम आम जनमानस में तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि सबको आइडिया होगा। और अगेन मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूं कि मेंटल हेल्थ के जैसे टॉपिक को चूज करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है हमारे मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए और स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए। ऐसी बात होती रहनी चाहिए ताकि आम जनमानस तक ये बात पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि जब हम खुद ही, जो लोग मुझे जानते हैं, जब मैं खुद ही पर्सनली एक कंसल्टेशन ले चुका हूँ एंड उससे मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मुझे उसके बाद ऐसे ज़रूरत हुई नहीं, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहे, जहाँ भी लगे तो जा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसे स्टिग्मा वाली बात है ही नहीं। और स्पेशली कोई ऐसा स्टेप उठाना जिससे आपकी लाइफ सुधरे, आप जिनके साथ रहते हैं उनकी लाइफ सुधरे, तो वो ऐसी चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ का इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा बोलते हैं कि 1 रुपये मेंटल हेल्थ खर्च करने पर 4 से 5 रुपए का वो रिटर्न देता है। दूसरा, आपने बात करी कि सबको लगने लगता है, वैसे WHO की बात करूं तो हर 4 में से 1 आदमी को ज़रूरत है। तो अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ 6 लोग बैठे हुए हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया और आप इसके जैसे और पॉडकास्ट देखने चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए।